जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करेंगे। साथ ही साथ जो भी इंटरनेशनल प्लेसेस होंगी जैसे इजराइल हो गई, जर्मनी हो गई, इन सारी चीज़ों की हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इत्मीनान से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विजिट पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यूएसए में प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोर्थ क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लिया था। ठीक है, फोर्थ क्वाड लीडर समिट में पार्टिसिपेट किया था मोदी जी ने। क्वाड में और कौन मेंबर्स हैं? तो क्वाड में है इंडिया, क्वाड में है यूएसए, क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया और क्वाड में है जापान। तो ये चार कंट्रीज का समूह है, एक ग्रुप है, चार कंट्रीज की ग्रुपिंग है जिसको क्वाड बोला जाता है। तो फोर्थ क्वाड लीडर समिट जो है पार्टिसिपेट किया था मोदी जी ने। इसके साथ साथ और कौन थे वहाँ पे? प्रेसिडेंट बाइडन थे, जो बाइडन, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज थे ऑस्ट्रेलिया के, और प्रधानमंत्री जापान के शीदा फूमियो भी थे वहाँ पे फोर्थ क्वाड लीडर समिट में। ये बात याद रखिएगा। तो याद रखिएगा फोर्थ क्वाड लीडर समिट कहाँ हुई है? ये यूएसए में हुई है। ठीक है, ये यूएसए में हुई है। और नेक्स्ट जो 2025 में जो क्वाड लीडर समिट होगी, फिफ्थ क्वाड लीडर समिट होगी, वो इंडिया में होगी। ये बात याद रखिएगा। इस बार यूएसए में हुई थी, नेक्स्ट टाइम जो होगी 2025 में वो इंडिया होस्ट करेगा। फिर यूएसए क्या करेगा? तो यूएसए 2025 की क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट करेगा। ठीक है, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो यूएसए में होगी। इंडिया में क्या होगा? इंडिया में क्वाड लीडर समिट होगी जिसमें प्रधानमंत्री स्तरीय लेवल पे चर्चा होगी। तो ये समिट होगी प्रधानमंत्री लेवल पे। ठीक है, और फॉरेन मिनिस्टर्स मीट नेक्स्ट ईयर जो होगी वो यूएसए में होगी। ठीक है, इनॉग्रल समिट कब हुआ था इसका? क्वाड का लीडर समिट इनॉग्रल कब हुआ था, पहली बार कब किया गया था? तो 12 मार्च 2021 को ये शुरू किया गया था क्वाड लीडर समिट। और फोर्थ क्वाड लीडर समिट जो है यूएसए में किया गया है, फिफ्थ जो है वो इंडिया में होस्ट किया जाएगा। क्वाड के फोकस एरियाज क्या होते हैं? तो हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ फोकस एरियाज हैं क्वाड के। यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हुई हैं क्वाड में? तो क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जो कि एड्रेस करेगा गैप्स सर्वाइकल कैंसर में। इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी सर्वाइकल कैंसर केयर गैप्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैत्री मैरीटाइम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिससे क्या हुआ? क्वाड पार्टनर्स आपस में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे? पार्टनरशिप करेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक दूसरे को ट्रेनिंग देंगे, इंटर ऑपरेशनैलिटी पे ध्यान देंगे और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करेंगे मैरीटाइम बॉर्डर्स को। ठीक है, और ये पहली वर्कशॉप इंडिया में होगी 2025 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मैत्री मैरीटाइम इनिशिएटिव जो है क्वाड का, उसमें क्या होगा? उसमें क्वाड पार्टनर्स को ट्रेन किया जाएगा मैरीटाइम सिक्योरिटी में और लॉ एनफोर्समेंट में। और इसका जो पहली वर्कशॉप होगी, ट्रेनिंग की पहली वर्कशॉप होगी, वो इंडिया 2025 में होस्ट की जाएगी। ठीक है, इंडिया में होस्ट की जाएगी, याद रखिएगा। इसके बाद यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव का भी रोड मैप डिसाइड किया गया जिसमें $1 बिलियन का जो धनराशि है मल्टीलैटरल फाइनेंस वो दी गई। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें इंडिया के रेन्यूएबल एनर्जी पे ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ एंटिक्विटीज इंडिया को रिटर्न किए गए हैं। ठीक है, तो लगभग 297 एंटिक्विटीज, इंक्रीजिंग टोटल टू 578 फ्रॉम यूएसए को क्या किया गया? एंटिक्विटीज वापस की गई हैं जो चुरा के ले गए थे यूएसए में। वो यूएसए ने अपने म्यूजियम में जो रखी थी या कहीं से भी उनको मिली थी तो उन्होंने इंडिया को वापस किया। ठीक है, तो टोटल 578 एंटिक्विटीज इंडिया से यूएसए से वापस आ चुकी हैं इंडिया में। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एंटिक्विटीज है: अप्सरा इन सैंडस्टोन, जैन तीर्थांकर इन ब्रोंज और अदर सिग्निफिकेंट आइटम्स। एक बात और ध्यान रखिएगा कि नए इंडियन कंसुलेट्स खोले जाएंगे यूएसए में। तो कहाँ कहाँ पे? बॉस्टन मैसाचुसेट्स में और लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो ये दो नए इंडियन कंसुलेट्स यूएसए में खोले जाएंगे। ठीक है, मैसाचुसेट्स और कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के साथ। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। कैरेबियन कंट्रीज में, ये कैरेबियन ज्योग्राफी में ये पहली ऐसी कंट्री है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जिन्होंने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो जैसे अब नया यूपीआई डेवलप होगा वैसे ही ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को हेल्प करेगा एनपीसीआई अपना यूपीआई डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, किसके साथ की है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के साथ। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बिकम्स फर्स्ट कैरेबियन नेशन टू अडॉप्ट यूपीआई। ठीक है, जो कि मॉडल होगा आफ्टर
इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो बस आप इतना याद रखिएगा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पहली कैरेबियन कंट्री बनी है यूपीआई को अडॉप्ट करने वाली कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दौरा किया है लाओ का, लाओ को विजिट किया है। लाओ एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि आसियान का मेंबर है और इस बार आसियान का होस्ट भी है लाओ। लाओस नहीं होता, लाओ होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा। तो कंट्री विजिट कौन सी की गई है? लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ इनविटेशन भेजा गया था मोदी जी को सोनेक्से सिम्फंडोन, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाओ हैं, उनके द्वारा। तो सोनेक्से सिम्फंडोन ने नरेंद्र मोदी जी को आग्रह किया था कि विजिट करें लाओ में। तो इस आग्रह को मानते हुए मोदी जी ने लाओ की विजिट की है। इससे क्या होगा? बायलैटरल रिलेशंस जो हैं इंडिया और लाओ के, वो मजबूत होंगे। साथ ही साथ आसियान इंडिया समिट भी अटेंड करेंगे। 21st आसियान इंडिया समिट जो कि लाओ होस्ट करेगा, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी अटेंड करेंगे। और साथ ही साथ ईस्ट एशिया समिट, 19th ईस्ट एशिया समिट भी अटेंड किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, जो कि लाओ में ही होगा। पीएम मोदी ने यहाँ कुछ खास अनाउंसमेंट्स किए, तो याद रखिएगा। आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 2025 को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये 2025 को डेजिग्नेट किया गया है एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म विद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $5 मिलियन। ठीक है, तो खैर आपको राशि नहीं याद रखनी है, आपको ये ईयर याद रखना है कि 2025 को चुना गया है एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। साथ ही साथ 10 पॉइंट एक्शन प्लान भी लाया गया है विच विल डीपन इंडियाज फ्रेंडशिप विद आसियान कंट्रीज। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट एक्शन प्लान किसके लिए है? आसियान के लिए है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है डायरेक्टली आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि 10 पॉइंट एक्शन प्लान किसके लिए है, तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे यूरोपियन यूनियन के लिए, आसियान के लिए, ब्रिक्स के लिए, सार्क के लिए। तो आप कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, याद रखिएगा आसियान के लिए 10 पॉइंट एक्शन प्लान लाया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जॉइंट इनॉग्रेशन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन पेड्रो सेंचेज ने। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जॉइंट इनॉग्रेशन किया गया है। किसने किया है? अब टाटा का है तो इंडिया में हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उनके साथ किसने किया है? तो उनके साथ स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है, स्पेनिश पीएम पेड्रो सेंचेज, जो कि पहली बार इंडिया में विजिट पे आए हैं। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाली चीज़ हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सेंचेज द्वारा। दूसरा डायमेंशन ये है इस न्यूज़ का कि ये कहाँ पे ये टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गया है जॉइंटली, तो ये वडोदरा गुजरात में किया गया है। ये बात याद रखेगा, वडोदरा गुजरात में इसका टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जॉइंट इनॉग्रेशन किया गया है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये पहली ऐसी प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटी है जो कि फाइनल असेंबली लाइन है। फाइनल असेंबली लाइन है मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए। कौन से एयरक्राफ्ट के लिए? तो C-295 के लिए। ठीक है, जो कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में क्या फाइनल असेंबली लाइन में मैन्युफैक्चर होगा? तो C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ याद रखिएगा इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, तो 2026 को डेजिग्नेट किया गया है एज इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI टू स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये बात भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2026 को डेजिग्नेट किया गया है एज इंडियन स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म, AI। हम लोग ने परसों वाले डेली करंट अफेयर्स में चर्चा की थी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फैसिलिटी की, जो कि वडोदरा गुजरात में इनॉग्रेट की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सॉन्चेज द्वारा। इन्होंने मिलकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फैसिलिटी वडोदरा गुजरात में उद्घाटन किया था। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होगा। तो ये पहली इंडिजिनस असेंबली लाइन बनी है C-295 एयरक्राफ्ट की, जो कि रोल आउट हो जाएगा 2026 में। तो आपको ये याद रखना है 2026 में जो है C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि इंडिजिनसली असेंबल्ड होगा, वो रोल आउट हो जाएगा। ये किसके किसके बीच की पार्टनरशिप है? ये एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम की पार्टनरशिप है। ये फैसिलिटी कहाँ खोली गई है? ये फैसिलिटी वडोदरा गुजरात में खोली गई है, ध्यान दीजिएगा। अभी हाल ही में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो संचेज जी भारत की विजिट पे आए थे। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्पेन की हम पॉलिटिकल और फिजिकल लोकेशन को स्टडी करें। तो राइट हैंड साइड में आपके सामने पॉलिटिकल मैप है स्पेन का, देख लीजिए, ऑब्जर्व करिए हमारे साथ साथ। तो स्पेन की जो कैपिटल है वो एकदम सेंट्रल स्पेन में है, जिसका नाम है मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड।
अब हम ये देखेंगे कि स्पेन के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न साइड से। नॉर्दर्न साइड में आप देखेंगे तो ये बे ऑफ बिस्के है। नॉर्दर्न साइड में वाटर बॉडी है बे ऑफ बिस्के, जो कि इमीडिएट नॉर्थ में है मैड्रिड के, अरे सॉरी, स्पेन के इमीडिएट नॉर्थ में है बे ऑफ बिस्के। फिर अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करें तो नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में स्पेन शेयर करता है अपना बॉर्डर फ्रांस से। नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर शेयर होता है फ्रांस से, ये बात याद रखिएगा, ये फ्रांस है पूरा। फिर फर्दर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करें तो एंडोरा आता है। एंडोरा भी नॉर्थ ईस्ट में है स्पेन के। एंडोरा से भी स्पेन नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर हम और मूवमेंट करें क्लॉकवाइज तो आ जाता है बेलेरिक सी। आ जाता है क्या? बेलेरिक सी। आप देख पा रहे होंगे बेलेरिक सी, जो कि कहाँ स्थित है? मेडिटेरेनियन सी में स्थित है। तो स्पेन के ईस्ट साइड में बेलेरिक सी है और साउथ ईस्ट साइड में मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी से मूव करें क्लॉकवाइज तो साउथ आ जाता है। साउथ में कौन है? साउथ में है मोरक्को। साउथ में है मोरक्को। साउथ में है मोरक्को, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। फिर आगे मूव करें तो वेस्ट में कौन है? वेस्ट में है पोर्चुगल। वेस्ट में है पोर्चुगल, ये बात याद रखिएगा, वेस्ट में है स्पेन के पोर्चुगल। और नॉर्थ वेस्ट में है अटलांटिक ओशन। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, जो कि है अटलांटिक ओशन। तो ये बात आपको याद रखनी है स्पेन के संदर्भ में कि कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर होता है। तो नेम है क्या? किंगडम ऑफ स्पेन है भाई इनका नाम। कैपिटल है मैड्रिड, हम लोग ने देखा। बॉर्डर किन कंट्रीज के साथ बनाता है? तो पोर्चुगल वेस्ट में बनाते हैं, देखा था हमने। फ्रांस कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ही एंडोरा भी आता है। बॉर्डर्स विद मोरक्को, मोरक्को साउथ में है तो साउथ में बॉर्डर्स बनाते हैं। मेलीला और सियूटा एक जगह है यहाँ पे छोटी छोटी, सियूटा ये जगह है, मेलीला भी यहाँ ही जगह है, ये मेलीला है, जो कि स्पेन की, ये देखिए एसपी लिखा है तो मतलब स्पेन की टेरिटरी है ये। और यहाँ पे सियूटा है, ये भी स्पेन की टेरिटरी है। तो आप ये याद रखिएगा कि बीच में समंदर तो है, लेकिन फिर भी मोरक्को से बॉर्डर शेयर किया जाता है, क्योंकि समंदर के पार जो टेरिटरीज हैं सियोटा और मेलेला, वो स्पेन की टेरिटरी हैं, जो कि मोरक्को से बॉर्डर शेयर करती हैं, इसलिए स्पेन भी बॉर्डर शेयर करता है मोरक्को से। जिब्राल्टर टेरिटरी है यूके की, यहाँ से भी स्पेन बॉर्डर शेयर करता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें स्पेन की तो टाइड है, जो कि कैनरी आइलैंड में है। यहाँ कहीं कैनरी आइलैंड है, हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, नेक्स्ट मैप में पॉलिटिकल लोकेशंस देखेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट टाइड है, कैनरी आइलैंड में है। और आइबेरियन पेनिनसुला में मलहेकन जो है, मलहेसन, वो हाईएस्ट पॉइंट है, मलहेसन। ये जो पूरा पार्ट है ये आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है पोर्चुगल और स्पेन का, ये पूरा आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। लार्जेस्ट लेक स्पेन का है लागो डे सैनब्रिया। लागो डे सैनब्रिया यहाँ की लार्जेस्ट लेक है। आइलैंड्स की बात करें तो बेलेरिक आइलैंड आता है ईस्ट में, हमने देखा था, बेलेरिक आइलैंड आता है ईस्ट में, और कैनरी आइलैंड आता है, और कैनरी आइलैंड से बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, कैनरी आइलैंड से, ये कैनरी आइलैंड हो गया, यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है स्पेन, ये बात आपको याद रखनी है। माउंटेन्स हमने देखा, माउंट टाइड है जो कि स्पेन का हाईएस्ट माउंटेन है, और माउंट मल्हाकन है जो कि हाईएस्ट माउंटेन ऑन आइबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है। आइबेरियन पेनिनसुला में, ये पूरे पेनिनसुला में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट मल्हाकन, लेकिन जो माउंट स्पेन का है स्पेसिफिकली वो है माउंट टाइड, तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है। स्पेन के रिवर्स की बात करें तो टागोस रिवर यहाँ पे लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि स्पेन और पोर्चुगल दोनों से ही बह के गुजरती है, ठीक है। ये कहीं पे ये पूरी ये वाली जो रिवर है ये टागोस रिवर है, ये आपको दिख रहा होगा नाम, ये टागोस रिवर है, ये स्पेन से होते हुए पोर्चुगल में होते हुए अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। पर स्पेन के अंदर जो पूरी तरीके से बहती है सबसे लंबी नदी वो है इब्रू रिवर। वो क्या है? इब्रू रिवर, याद रखिएगा, इब्रो रिवर, ठीक है, इब्रो रिवर। जिब्राल्टर की बात करें तो ये यहाँ पे ये जिब्राल्टर है, ये यूके की टेरिटरी है, ये यूके की टेरिटरी है, हालांकि डिस्प्यूटेड एरिया है विद स्पेन, ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। इंडिया ने पहला अपना रुपी डोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है मॉरिशस, ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया ने पहला अपना रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। जनरली क्या होता है लाइन ऑफ क्रेडिट? क्या होता है मतलब एक आपको एक चेक दे देते हैं, मान लीजिए आपको 500 करोड़ का आपका चेक है, आप उसमें अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब जनरली क्या होता है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता था अभी तक डॉलर में, पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो रुपी डिनोमिनेटेड दी गई है। किसको? तो मॉरिशस को,
ठीक है, मॉरिशस को ये दी गई है। किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए? फाइनेंसिंग अ वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट इन मॉरिशस। ठीक है, वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रिप्लेस करने के लिए मॉरिशस में 487 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये इंडिया की पहली रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट है फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अंडर इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम आइडियाज। फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कौन है? तो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉरिशस के बारे में बात करें तो इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रवीण जुगनाथ जी। कैपिटल है यहाँ की पोर्ट लुई और करेंसी है मॉरिशियन रूपी। ठीक है, मॉरिशस याद रखिएगा अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में ईस्टर्न अफ्रीका से कोस्टल एरिया में ये लाया करती है मॉरिशस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरलिंकिंग पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की। तो इंडिया के यूपीआई को लिंक कर दिया गया है यूएई के यूपीआई या इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी से। ठीक है, आनी यूएई के प्लेटफॉर्म इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम है। जैसे हमारे यहाँ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई, वैसे इनके यहाँ आनी है। ठीक है, तो ये बात हल्की सी याद रखिएगा कि यूएई की जो आनी है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है इंडिया की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। इसके बेनिफिशियरीज क्या कौन होंगे? तो जो इंडियन डायस्पोरा है यूएई में, वो आराम से अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर कर सकती है। सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं यूपीआई और आनी के इंटरकनेक्ट होने से या इंटरलिंक होने से। 8वें प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के अपॉइंट किए गए हैं प्रबोवो सुबियांतो। याद रखिएगा, प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये 8वें राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। इन्होंने सक्सीड किया है जोको विडोडो को। जोको विडोडो जो हैं सर्व किए थे इंडोनेशिया को एज प्रेसिडेंट फ्रॉम 2014 टू 2024। 2014 से 2024 का कार्यकाल था जोको विडोडो का। इसके बाद उनको सक्सीड किया गया है प्रबोवो सुबियांतो द्वारा, जो कि 8वें राष्ट्रपति होंगे इंडोनेशिया के। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो आपको याद रखना है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। ये साइन कहाँ हुआ है? ये एग्रीमेंट, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना। ठीक है, साथ ही साथ जीबीए या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के सेक्रेटेरिएट के ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करना। ये बात याद रखिएगा। लीगल रिकॉग्निशन मिली है विच ग्रांट्स जीबीए प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अंडर यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, तो ये जो होस्ट कंट्री एग्रीमेंट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंतर्गत, इसको प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाती है यूनाइटेड नेशंस एक्ट 1947 के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी इंडिया में। साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को बायोफ्यूल्स के एरिया में इनोवेट करने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें तो ये इंडिया की प्रेसिडेंसी G20 प्रेसिडेंसी जो कि 2023 में थी, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में 2023 में लॉन्च किया गया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसमें कई लीडर्स ने, कई कंट्रीज ने सपोर्ट किया था, जैसे अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए। मेंबर्स हैं 27 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये होस्ट कंट्री एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सेक्रेटेरिएट इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसमें इंडियन और इंटरनेशनल स्टाफ दोनों ही रहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस होस्ट कंट्री एग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ है, इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कब लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजिप्ट को डिक्लेयर किया है एज मलेरिया फ्री कंट्री। तो आपको ध्यान देना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंट्री को सर्टिफाई किया है एज मलेरिया फ्री कंट्री, तो उस कंट्री का नाम है इजिप्ट। मलेरिया फ्री कंट्री कौन हो गई है? इजिप्ट। इजिप्ट में अब मलेरियल केसेस नहीं देखे जाएंगे या नहीं रिपोर्ट किए गए हैं, ये कहना है, ये डिक्लेरेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि इजिप्ट जो है दूसरी कंट्री बनी है इन 2024 टू रिसीव मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन। इससे पहले केप वर्डे जो है कंट्री मलेरिया फ्री घोषित हो चुकी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो आपको ये याद रखना है 2024 में किन दो कंट्रीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है अभी तक। तो पहली थी केप वर्डे और दूसरी कौन है? दूसरी है इजिप्ट। ठीक है, सेकेंड है इजिप्ट।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। रीजनल अचीवमेंट की बात करें तो जो रीजनल वहाँ पे रीजन है, इजिप्ट का रीजन है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, वहाँ पे इजिप्ट थर्ड कंट्री बनी है टू रिसीव दिस स्टेटस। इससे पहले यूएई को 2007 में मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया था और मोरक्को को 2010 में मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दे दिया गया था। तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में इजिप्ट बिकम्स थर्ड कंट्री टू गेट दिस मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन। ठीक है, इंडिया ने श्रीलंका के प्लांटेशन सेक्टर में जो ग्रांट दिया जाता है उसको डबल कर लिया है। ठीक है, उसको डबल कर दिया है, हल्का सा याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि इंडिया ने श्रीलंका के किस सेक्टर में जो ग्रांट है उसको डबल किया है, तो आपको आंसर याद रहेगा कि प्लांटेशन सेक्टर में किया है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया ने प्लांटेशन सेक्टर में तो चलिए ग्रांट दिया है, पर किस कंट्री के प्लांटेशन सेक्टर को इंडिया ने ग्रांट दिया है, तब आपको याद रखना है कि ये श्रीलंका का प्लांटेशन सेक्टर है जिसमें इंडिया ने डबल ग्रांट दिया है। ठीक है, टोटल ग्रांट अमाउंट याद रखिएगा $600 मिलियन है। इसका पर्पस क्या है, 9 स्कूल जो है श्रीलंका के प्लांटेशन एरियाज में उनको क्या करेंगे, उनको अपग्रेड करेंगे। तो ये एक्चुअली इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की जो तमिल कम्युनिटी रिजाइड करती है श्रीलंका में उनको बेनिफिट करेगा, क्योंकि जनरली ये लोग प्लांटेशन सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो 600 मिलियन का जो है ग्रांट मिला है इंडिया द्वारा, जो कि प्लांटेशन सेक्टर को एनहांस करेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया जाएगा, जो कि थोंडामन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, हैटॉन में एक जगह है हैटॉन, which plays vital role in providing technical education and shaping the future of community। ठीक है, तो खैर इतना कुछ नहीं याद रखना है, बस ये वाली पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि श्रीलंका के प्लांटेशन सेक्टर में इंडिया ने ग्रांट दिया है, कितना दिया है, $600 मिलियन दिया है। पाकिस्तान ने एनैक्ट किया है 26th अमेंडमेंट एक्ट 2024। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान ने इनैक्ट किया है 26th अमेंडमेंट 2024। इसका प्रोविजन क्या है, चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो 3 साल के लिए लिमिट कर दिया जाएगा। तो बस इतना सा याद रखिएगा, किस कंट्री ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने एनैक्टमेंट किया है जिसके अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो टेन्योर होगा वो 3 ईयर्स का हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है। ठीक है, इन्होंने 26th अमेंडमेंट एक्ट 2024 के अंतर्गत चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है उसको 3 साल तक के लिए सीमित कर दिया गया है। वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट होंगे आर्मी जनरल लुओंग क्योंग। ये किसको सक्सीड करेंगे, तो ये सक्सीड करेंगे टू लैम को। ये बात आपको याद रखनी है। कौन नए प्रेसिडेंट है वियतनाम के, तो आर्मी जनरल लुओंग क्वांग। ठीक है, जो भी नाम हो, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, लुओंग क्वांग किसको सक्सीड कर रहे हैं, टू लैम को। ठीक है, टू लैम को ये सक्सीड कर रहे हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये कॉरिडोर है। कॉरिडोर क्या करता है, एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है। ठीक है, कॉरिडोर क्या होता है, गलियारा होता है जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है। अब ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, तो ये डेरा बाबा नानक को, जो कि गुरदासपुर पंजाब में है, ये कनेक्ट कर रहा है गुरुद्वारा दरबार साहिब से। ठीक है, गुरुद्वारा दरबार साहिब यहाँ नरोवल पाकिस्तान में है, गुरुद्वारा दरबार साहिब, जिसको कि फाइनल रेस्टिंग पीस माना जाता है गुरु नानक जी का, वहाँ पे ये गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा दरबार साहिब है। इसको कनेक्ट करा जाता है डेरा बाबा नानक जी से। ठीक है, डेरा बाबा नानक जी से ये कनेक्ट किया जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिख की वन ऑफ द होलीएस्ट साइट है सिख कम्युनिटी की, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि जो गुरु नानक जी थे ये गुरु नानक जी की फाइनल रेस्टिंग प्लेस थी, तो इसलिए वन ऑफ द होलीएस्ट साइट हो जाती है सिख कम्युनिटी के लिए। ठीक है, चलिए कुछ बातें कर लेते हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट के बारे में। तो ये ओरिजिनल पैक्ट जो 2019 में साइन हुआ था वो 5 सालों के लिए साइन हुआ था और 24 अक्टूबर 2024 को एक्सपायर होने वाला था। तो इसको क्या किया गया है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 5 सालों के लिए। अब क्या होगा, इसका पर्पस क्या है, एंश्योर कंटिन्यूड फैसिलिटेशन ऑफ पिलग्रिमेजेस टू गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे सिख कम्युनिटी में जो भी रिलीजियस पिलग्रिमेज है, जो जाना चाहते हैं, इस यहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब के, वो आराम से जा सकते हैं। तो ये रिलीजियस पिलग्रिमेज में ये बहुत कंटिन्यूड फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा ये एग्रीमेंट। ठीक है, ओरिजिनली ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 2019 में, जो कि कममेमोरेट करता है 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के 550वें बर्थ एनिवर्सरी पर ये
करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट साइन किया गया था। लोकेशन हमने देखी, ये कनेक्ट करता है डेरा बाबा नानक श्राइन इन गुरदासपुर इंडिया विद गुरुद्वारा दरबार साहिब इन नरोवल पाकिस्तान। साथ ही साथ पाकिस्तान ने पहले कुछ सर्विस चार्ज लगाए थे, तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान से कि वो जो $20 का सर्विस चार्ज है हर पिलग्रिम पे, हर जाने वाले वहाँ पे, हर सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ जो जा रहे हैं उन पे ये चार्ज करा गया था, सर्विस चार्ज। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ ये हटा लिया जाए, तो ये हट गया है, ठीक है। तो ये वेव्ड ऑफ हो गया था। सिग्निफिकेंस ये है कि ये फैसिलिटेट करता है रिलीजियस पिलग्रिमेज टू फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, इसीलिए ये कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द होलिएस्ट साइट ऑफ सिख कम्युनिटी। मालदीव्स में यूपीआई इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो मालदीव्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसकी जानकारी दी गई है मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ द्वारा, ठीक है। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जो इंडिया के टाइज थे वो स्ट्रेंथन होंगे, ठीक है। इसराइल ने ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक एज इट्स 69th मेंबर। तो आपको याद रखना है 69th मेंबर कौन बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो ये देश है इसराइल, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट हुआ था 23 अक्टूबर 2024 को। तो इसराइल जो है ये नॉन रीजनल मेंबर है। इसराइल 20th नॉन रीजनल मेंबर बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक तरीके का वर्ल्ड बैंक है, पर रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल पे मतलब एशियन कंट्रीज को ये जनरली सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन एशियन कंट्रीज इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसकी मेंबर नहीं हो सकती हैं। ये बियॉन्ड एशिया भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आपको याद रखना है कि इसराइल जो है इन्होंने ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज 69th मेंबर। और अगर आपसे पूछा जाए नॉन रीजनल मेंबर में कौन सा है ये, तो 20th नॉन रीजनल मेंबर है। इससे पहले 19 नॉन रीजनल मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को। यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ये सारे कंट्रीज जो है ज्वाइन कर चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को। टोटल एडीबी मेंबर्स कितने हो गए, 69 कंट्रीज हो गई हैं, अभी हमने देखा। एडीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर्स है, याद रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं बैकग्राउंड नॉलेज की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर्म हुआ था 1966 में एज मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर्स हमने देखा कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर्स है। करेंट मेंबरशिप अब 69 हो चुकी है, ठीक है। ये 68 मेंबर्स इसराइल से ज्वाइन करने से पहले वाली है, पर अब 69 हो गई, ठीक है। 49 फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक है एंड 19 फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो 20th ये ज्वाइन किया है। 20th नॉन रीजनल मेंबर कौन बनी है, इसराइल बनी है, ठीक है। गवर्नेंस कैसे है, तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर कंट्रीज को, मॉडल्ड आफ्टर वर्ल्ड बैंक विद वेटेड वोटिंग सिस्टम, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे वोटिंग पावर किसकी कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग पावर है वो है जापान की, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 15% कैपिटल। फिर है यूएस की, जिन्होंने जापान के बराबर ही कैपिटल सब्सक्राइब की है और इनकी वोटिंग पावर भी सेम है। फिर है चाइना, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 6.4% कैपिटल और इनकी वोटिंग पावर परसेंटेज है 5.4। फिर है 4th नंबर पे इंडिया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 6.31% ऑफ टोटल कैपिटल और इनकी जो वोटिंग पावर है वो है 5.347। तो आपको ये इंडिया वाला एलिमेंट याद रखना है कि इंडिया जो है 4th हाईएस्ट सब्सक्राइब कैपिटल है, कंट्री है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, और इनकी वोटिंग पावर है इंडिया की 5.34%, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने $1 बिलियन की फंडिंग ऑब्टेन की है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे यही पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा किस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 बिलियन फंडिंग अभी ऑब्टेन की है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। या आपसे ये पूछा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने रुपए की फंडिंग ऑब्टेन की है, तो $1 बिलियन की ये फंडिंग हुई है, ठीक है। $1 बिलियन का फंड मिल गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है यहाँ पे। अब हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका टाइप क्या है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत WHO आता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स मिल जाएगा आपको। रीजनल ऑफिसेस इसके 6 हैं। इस्टेब्लिश किया गया था ये 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे से भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये 1948 में आया था।
इसके पूर्वज कौन है, प्रेडेसेसर्स कौन है, तो लीग ऑफ नेशंस में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, ऑफिस इंटरनेशनल डे हाइजीन पब्लिक, ये इनके पूर्वज हैं। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था। इनका नोटेबल अचीवमेंट ये है कि इन्होंने क्लासीफाई किया है डिजीजेस को, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। मैंडेट क्या है भाई इनका, ये हेल्थ और सेफ्टी पे प्रमोशन करेंगे, वल्नरेबल्स को प्रमोट करेंगे, इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ग्लोबल हेल्थ डेटा को कलेक्ट करेंगे, साइंटिफिक डिस्कशंस करेंगे, यही सब काम है इनका। ऑफिशियल पब्लिकेशन इनकी होती है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। अचीवमेंट्स क्या क्या है इनकी, इन्होंने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया है, नियर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, डेवलपमेंट ऑफ एन इबोला वैक्सीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, तो टेड्रोस अधनम घब्रिसियोस, ठीक है, ये इथोपिया से आते हैं, ठीक है, घबरा जाते हैं, ठीक है, घबरा जाते हैं, ऐसे याद रखिए, घबरा जाएंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी, ठीक है। हेल्थ से क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, घबरा से मतलब घबरासियस, इनका नाम में ही घबरासियस है, ठीक है, तो ये इथोपिया से आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स भेजेगा थार्ड मिसाइल, किसको, इसराइल को, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा इसराइल में बहुत, वेस्टर्न एशिया में पूरा बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है। इसराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है, ईरान इसराइल का टेंशन चल रहा है, इससे पहले हमास का टेंशन चल रहा था। तो इन्हीं टेंशन के बीच, इन्हीं सिक्योरिटी इश्यूज के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि वो थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो इसराइल को सप्लाई करेगा। थार्ड क्या है, थार्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये डेवलप किया गया है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, वहाँ की बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट आर्म्स कंपनी है, जो कि जिन्होंने बनाया है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये क्या करेगा, ये इंटरसेप्ट करेगी और एनिमी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी इन देयर टर्मिनल फेज ओनली, मेकिंग इट क्रिटिकल फॉर मिसाइल डिफेंस, ठीक है। तो मिसाइल को ये उनके टर्मिनल फेज में ही क्या कर देंगी, इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देंगी। रेंज क्या है, 1000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक। ये है हिट टू किल टेक्नोलॉजी, ठीक है। हिट टू किल टेक्नोलॉजी क्या है, डिस्ट्रॉयज इनकमिंग मिसाइल्स बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट रादर देन यूजिंग एन एक्सप्लोसिव वॉरहेड, एनहांसिंग प्रेसिजन एंड मिनिमाइजिंग कोलैटरल डैमेज, ठीक है। तो ये इनकमिंग मिसाइल्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट के जरिए डिस्ट्रॉय कर देगी रादर देन यूजिंग एक्सप्लोसिव वॉरहेड, ताकि जो भी वहाँ पे डैमेज हो रहा है, कोलैटरल डैमेज हो रहा है, वो कम हो जाए। साथ ही साथ इसमें रेडार सिस्टम लगा होगा, जो कि डिटेक्ट और ट्रैक करने में, एनिमी मिसाइल्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई थर्ड मिसाइल की। आपको याद रखना है थर्ड मिसाइल क्या है, किसको सप्लाई किया जा रहा है और कौन सप्लाई कर रहा है, तो ये तीनों डायमेंशन आपको याद रखना है, ठीक है। ये न्यूज आज की द हिंदू में थी, इजराइल स्टेप्स अप अटैक्स अक्रॉस लिबनान, मेयर अमंग 25 पीपल किल्ड। तो अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इजराइल के बारे में, पॉलिटिकल और फिजिकल सारी लोकेशंस के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पे हम इजराइल के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके सामने इजराइल की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल फीचर्स भी दिए हुए हैं। तो ये पूरा जो है, ये जो रेड रेड हम बना रहे हैं, रेड रेड लाइन ड्रॉ हो रही है, ये पूरी क्या है, ये पूरी इसराइल की बाउंड्री है, ठीक है, ये पूरी इसराइल की बाउंड्री है। अगर हम बॉर्डर्स देखें कहाँ कहाँ किससे किससे शेयर किए जाते हैं, तो नॉर्दर्न पार्ट में आपको ये लिबनान दिख रहा होगा, नॉर्दर्न पार्ट में आपको पूरा लिबनान दिख रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है सीरिया, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है सीरिया। फर्दर क्लॉकवाइज मूव करें नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट पे आए तो जॉर्डन आ जाता है, ये जॉर्डन है पूरा, ठीक है, ये पूरा जॉर्डन है। फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से क्लॉकवाइज मूव करें साउथ पे आए तो साउथ पे ये रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है, गल्फ ऑफ इलियट, ठीक है, गल्फ ऑफ इलियट, ये रेड सी का पार्ट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रेड सी से भी बाउंड्री टच करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वेस्ट में पूरा का पूरा इजिप्ट से ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, इजिप्ट से ये बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट में, कौन, इजराइल। और नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न एरिया में भी कौन है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, जिसको लेवेंटीन सी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लेवेंटीन सी के नाम से भी मेडिटेरेनियन सी को जाना जाता है। तो ये पूरी तरीके से वेस्टर्न पार्ट में बॉर्डर शेयर करता है, मैरीटाइम बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से इजराइल क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं बॉर्डर्स, हमने देखा किससे किससे है, तो इजिप्ट से है, जॉर्डन से है, लिबनान से है, सीरिया से है, वेस्ट बैंक से है और गाजा स्ट्रिप से है, ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का है माउंट मेरॉन, ठीक है, माउंट मेरन यहाँ का हाईएस्ट सी है, लोवेस्ट पॉइंट डेड सी है, ठीक है। यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज करके आपके लिए क्लैरिटी ले आए तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हैं, ठीक है। डेड सी देखिए जॉर्डन के साथ शेयर किया जा रहा है, ये डेड सी है, ठीक है, ये डेड सी है जो कि लोवेस्ट पॉइंट है दुनिया का, ठीक है, डेड सी, ठीक है। ये सी ऑफ गैलीली है, ये बात याद रखिएगा, ये जॉर्डन वैली है,
ठीक है। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो जाती है इसराइल की, वो है जॉर्डन रिवर। ये पूरी जॉर्डन रिवर है। नेगेव डेजर्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेव डेजर्ट इसराइल में है, ठीक है। नेगेव डेजर्ट इसराइल में है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर हमने देखी जॉर्डन रिवर। लार्जेस्ट लेक क्या है? सी ऑफ गैलीली। ये जो सी है ये लार्जेस्ट लेक है यहाँ का, सी ऑफ गैलीली। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हिब्रू है। स्पेशल स्टेटस दिया है इन्होंने अरबिक को, ठीक है। प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। लेजिस्लेचर यहाँ के हैं नेसेट, ये बात याद रखिएगा, नेसेट यहाँ का लेजिस्लेचर है। नेसेट जैसे यहाँ की लोकसभा है, भारत में लोकसभा होती है, वैसे यहाँ पे नेसेट है, ठीक है। कोस्ट लाइन्स, स्मॉल कोस्ट लाइन ऑन रेड सी एट इट्स सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये हमने आपको बताया, कोस्ट लाइन हल्की सी रेड सी पे गल्फ ऑफ इलेट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कैपिटल यहाँ पे जेरूसलम है, और तेल अवीव जो है ये लार्जेस्ट अर्बन एरिया एंड इकोनॉमिक सेंटर है इसराइल का, ठीक है। वैसे तो तेल अवीव ही मानी जाती है इसराइल की कैपिटल, पर जेरूसलम प्रोक्लेम कैपिटल मानी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ फिजिकल और पॉलिटिकल चीज़ें देखी इसराइल के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोलन हाइट्स, जिसको सीरिया से ऑक्यूपाई किया गया था, ये बात याद रखिएगा। गोलन हाइट्स नॉर्थ में है, जो पहले सीरिया का हुआ करता था, लेकिन फिर इसराइल ने इतना ज़्यादा आपस में इतनी टेंशन थी कि इन्होंने एक्वायर कर लिया या ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो गोलन हाइट्स सीरिया के पास पहले थी, अब इसराइल के पास हो गई है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। कुछ और इंटीरियर लोकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेगेव डेजर्ट है, हमने आपको बताया ये पूरा डेजर्ट इलाका है यहाँ पे, ये पूरा डेजर्ट इलाका है, लगभग 16,000 किलोमीटर स्क्वायर पे है। जूडियान डेजर्ट है बीच में ही, जूडियान डेजर्ट भी कहाँ है? ये यहाँ पे इसराइल में है, ये बात याद रखिएगा। डेड सी हमने देखा, ये जॉर्डन और इसराइल के बीच है ये डेड सी, जो कि लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। फिर जूडियान हिल्स है यहाँ पे, माउंट कैरमल है, माउंटेन रेंज इन नॉर्थ पार्ट, यहाँ पे माउंट कैरमल है, ठीक है। इसके बाद है जेजरील वैली, आप याद रखिएगा जेजरील वैली कहाँ है, ये भी माउंट कैरमल के पास है। गैलीली रीजन हमने देखा, सी ऑफ गैलीली, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा लेक है इसराइल में, बॉर्डर टू ईस्ट बाय गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स क्या है? जहाँ पे माउंट हरमन मैसिव है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है अंडर इसराइल कंट्रोल। तो हम लोग ने जो माउंट मेरन देखा था, वो हाईएस्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइज टेरिटरी का इसराइल का। गोलन हाइट्स में सबसे ज़्यादा जो ऊपर चीज़ है, गोलन हाइट्स में सबसे ऊपर जो चीज़ है या जो पॉइंट है, वो है माउंट हरमन मैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोलन हाइट्स है, ये आपको गोलन हाइट्स यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट हरमन मैसिव, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ये हो गई जॉर्डन रिवर, ठीक है, ये हो गई लॉन्गेस्ट रिवर जॉर्डन रिवर। ये आज का 16 अक्टूबर का अखबार में बहुत अच्छी न्यूज़ मिली थी हमको, तो हमने सोचा इंक्लूड कर लेते हैं। इंडिया फेसेस टेरिफ एसिमेट्री इन आसियान एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग को इतना ज़रूरी नहीं है पूरी बात जानना कि टेरिफ एसिमेट्री क्या है, कैसे है। ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आसियान क्या है, ठीक है। तो हम लोग आसियान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक तरीके का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज आती हैं। हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 10 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वो आते हैं आसियान में। हेडक्वार्टर्स इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। फाउंडिंग हिस्ट्री देख लेते हैं, तो प्रेडेसेसर इनके पूर्वज कौन रहे हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो कि 1961 में फॉर्म हुआ था। इसके बाद 6 साल बाद आसियान बना था 1967 में, जिसमें से पहले सिर्फ 5 कंट्रीज थी। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कैसे याद रखेंगे? आसियान के पहले 5 कंट्रीज कौन सी थी? तो पीएम सिट, ठीक है, PMSIT, पीएम सिट। पीएम से क्या है? पी से क्या है? पी से फिलीपींस है, एम से मलेशिया है, एस से है सिंगापुर, आई से है इंडोनेशिया और टी से है थाईलैंड। तो पहले पीएम सिट कंट्रीज इन्वॉल्व थी, उसके बाद धीरे धीरे आगे और कंट्रीज आई। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सी कंट्रीज किन किन वर्षों में यहाँ पे आसियान का मेंबर हो जाती हैं। आसियान के डिक्लेरेशन क्या गोल हैं, इनके गोल्स क्या क्या होंगे? तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना, सोशल डेवलपमेंट करना, कल्चरल डेवलपमेंट करना, रीजनल पीस एंड कोलैबोरेशन को स्थापित करना, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑपरेट करना। सिग्निफिकेंट ट्रीटीज याद रखिएगा। साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी इन्होंने साइन की थी 1995 में। मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जितने भी नेशन हैं आसियान के मेंबर हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ठीक है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है,
ये बात उन्होंने 1995 में ही एक ट्रीटी के जरिए साइन कर ली थी। पहला समिट आसियान का कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था 1976 में। 1967 में फॉर्म हुई थी, लेकिन पहला जो समिट हुआ था वो 1976 में हुआ था। करंट सिनेरियो की बात कर लें तो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं काओ किम होर्न, ठीक है। काओ किम होर्न अभी आसियान के करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, और चेयरमैनशिप किसके पास है? लाओ की, ठीक है। लाओ जो कंट्री है उसके पास चेयरमैनशिप है आसियान की। इसमें लेजिस्लेचर होता है आसियान इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस डिक्लेरेशन से आसियान बना था? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये बना था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आप येलो से हाईलाइट कर लीजिए। बैंकॉक डिक्लेरेशन से आसियान का संबंध है, या आसियान जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद स्थापित किया गया था, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को। चार्टर इनका आया था 2008 में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चल के कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स देख लेते हैं आसियान के। ये देखिए, ये पूरे 10 के 10 कंट्रीज हैं जो कि आसियान की मेंबर हैं। ये पूरी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये म्यांमार है, लाओ है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनोई है, मलेशिया है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया है। तो हमने देखा था 1967 में पहले 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी? पीएम सिट, पीएम सिट, ठीक है। पीएम सेट कौन कौन? पी से क्या है? पी से फिलीपींस थी, एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया और टी से थाईलैंड। तो बाकी बच्चे देख लेते हैं कब कब ज्वाइन किए। ब्रुनोई ने ज्वाइन किया 1984 में, कंबोडिया ने ज्वाइन किया 1999 में, इंडोनेशिया ने 1967 में ज्वाइन किया था, लाओ ने 1997 में ज्वाइन किया था, मलेशिया ने 1967 में, म्यांमार 97, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड ये तो पीएम सेट के ही हैं, वियतनाम ने 1995 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो हल्का सा कुछ याद रखिएगा कि कब कब किसने किसने ज्वाइन किया था। और ये हो गया पूरा पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप आपके सामने, ठीक है। आसियान के 2 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं, आप बताइए वो कौन कौन है, ठीक है। आसियान के 2 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं, ये आप बताइए कौन कौन है। ये न्यूज़ आज की हिंदू में थी इंटरनेशनल अफेयर्स में। 5 आइज सपोर्ट्स कनाडा इन स्पैट विद इंडिया ऑन निंजर। स्पैट मतलब झगड़े में, ठीक है। तो 5 आइज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अभी इंडिया और कनाडा में काफ़ी डिप्लोमेटिक टाइज काफ़ी स्ट्रेंड हो चुके हैं, काफ़ी फ्रोजन टाइप के हो चुके हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कल के करंट अफेयर्स में हमने आपको कनाडा के बारे में पूरी चीज़ें बताई थी। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है करंट अफेयर्स वाला, तो उसमें आप जाके देखिएगा। इसमें कनाडा की पूरी पॉलिटिकल और फिजिकल लोकेशंस के बारे में, फीचर्स के बारे में अच्छे से चर्चा हुई है। यहाँ अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको कनाडा के बारे में चीज़ें जाननी है, फैक्ट्स जानना है, तो आप कल वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 आइज के बारे में चर्चा करेंगे। ये 5 आइज हैं। 5 आइज मतलब 5 देश। 5 देश कौन कौन से हैं? तो यूएस है, यूएस के ऊपर कनाडा है, ये देश हो गया, ये 2 देश हो गए यूएस और कनाडा मिलके। फिर यहाँ यूनाइटेड किंगडम, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये 5 देश हो गए हैं 5 आइज के मेंबर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी रिलेटेड इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है और शेयरिंग होती है, वो 5 आइज ट्रीटी के अंदर होती है। ये कब आई थी ट्रीटी? तो 1943 में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएसए और यूके आपस में काफ़ी इंटेलिजेंस को शेयर किया करते थे, और वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद यही चीज़ फॉर्मलाइज हो गई थी 5 आइज ट्रीटी में, ठीक है। तो 1943 ये इसका बैकग्राउंड है, और 1946 में ये फॉर्मलाइज हो गई थी, ट्रीटी बन गई थी 5 आइज ट्रीटी यूके यूएसए के बीच। इसके बाद कनाडा ने ज्वाइन किया 1949 में, फिर 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। एस्पियोनाज कैपेबिलिटीज, एस्पियोनाज मतलब स्पाइंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस है जहाँ जो कि इंटेलिजेंस को गैदर करता है, प्रोसेस करता है फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद 5 आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल फॉर्म हुई थी 2016 में, टू ओवरसी एंड रिव्यू इंटेलिजेंस एक्टिविटीज अक्रॉस मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो ये हल्की सी इंफॉर्मेशन है 5 आइज के बारे में। इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में अगर पूछता है 5 आइज के बारे में, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। काकसार ब्रिज का नाम बदल के कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है, ये बात याद रखनी है आपको। काकसार ब्रिज कहाँ है? तो ये लद्दाख में है, ये बात याद रखिएगा। काकसार ब्रिज का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु।
क्यों? क्योंकि इन्होंने कारगिल वॉर में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। कैप्टन साहब ने, कैप्टन अमित भारद्वाज जी ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी और अपनी जान गंवाई थी कारगिल वॉर में, जिसकी वजह से उनके सम्मान में काकसार ब्रिज का नाम बदल के कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। काकसार ब्रिज कहाँ है? तो काकसार ब्रिज लद्दाख में है। फिर बात करते हैं चीफ यहाया सिनवार की। तो ये हमास चीफ थे, जिनको ये भी बोला गया था कि 7 अक्टूबर को जो इसराइल में हमास ने अटैक किया था उसके मास्टरमाइंड ये थे, यहाया सिनवार। तो इसराइल ने इनको मार गिराया है, इसराइल ने इनको मार गिराया है यहाया सिनवार को। तो अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में यहाया सिनवार किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये हमास चीफ थे, इनको मार गिराया गया है इसराइल द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? राफा सदर्न गाजा में, सदर्न गाजा में इनको मार गिराया गया है बाय इजरायली डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, एक्स रॉ ऑफिशियल विकास यादव वांटेड हो गए हैं एफबीआई द्वारा इन प्लॉट टू मर्डर खालिस्तानी टेररिस्ट गुतवंत सिंह पन्नू। तो गुतवंत सिंह पन्नू को टारगेट करने के लिए एक्स रॉ ऑफिशियल विकास यादव जी को क्या किया गया है? वांटेड घोषित कर दिया गया है एफबीआई द्वारा। देख लीजिए, ऐसे ऐसे काम ये लोग करते हैं। मतलब हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। गुरपतविंद सिंह पन्नू, ये जो पन्नू साहब हैं, ये बोलते हैं कि भारत से खालिस्तान को अलग कर देंगे, बताइए भारत के टुकड़े कर देंगे, ऐसे लोग हैं। और इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेंगे तो उनको एफबीआई ऐसे कर देती है, वांटेड करार देती है। ये तो मतलब खैर यूएसए तो हमेशा से ही जाना गया है अपनी हिपोक्रेसी के लिए। खैर वो मुद्दा अलग है, हम लोग कभी और बात करेंगे इस पे। बस याद रखिएगा कि एक्स रॉ ऑफिशियल विकास यादव को वांटेड करार दिया गया है, वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है एफबीआई द्वारा। ठीक है, तो ये यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में चार्जेस फाइल किए थे गुरपतवंत सिंह पन्नू को टारगेट करने के लिए। ये खुद अपने आप में एक खालिस्तानी टेररिस्ट हैं। ये भी बोल रहे हैं कि खालिस्तानी टेररिस्ट रिजाइडिंग इन न्यूयॉर्क। जब टेररिस्ट हैं तो कैसे रिजाइड कर रहा है न्यूयॉर्क में? भाई न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी सिटी है आपकी यूएस की, और वहाँ पे आप टेररिस्ट को शरण दे रहे हैं तो कुछ नहीं। यही काम पाकिस्तान ने किया था, तो आपने घर में घुस के मार दिया था उसामा बिन लादेन को, तब आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है। और हम लोग यही करें, हमारे देश के खिलाफ कोई कुछ ये कर रहा है तो हमारे लोगों को ये वांटेड डिक्लेयर कर दे रहे हैं। वाह वाह। खैर भारत को अब झुकना नहीं चाहिए, जो भी है सामने एकदम दृढ़ होके पूरा भारत देश इनके साथ खड़ा है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करें तो इंडिया और मॉरिटानिया ने साइन किया है 4 MOUs, 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज हिस्टोरिक विजिट टू मॉरिटानिया। अभी हम लोग ने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट साहिबा जो है वो 3 देशों के दौरे पे हैं। कौन कौन से? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और माली। इन सारों के बारे में हम लोग ने अपनी चर्चा की थी, बहुत ही विस्तार से हमने आपको जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल लोकेशंस के बारे में बताया था। यहाँ हम लोग बस मॉरिटानिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या MOU साइन हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इंडिया और मॉरिटानिया ने 4 MOU साइन किए हैं। क्यों साइन किए हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी विजिट पे हैं, कंट्री की विजिट पे हैं, मॉरिटानिया की हिस्टोरिक विजिट पे हैं, तो इसलिए 4 MOU साइन हुए। देख लेते हैं कौन कौन से। ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स, कल्चरल एक्सचेंज, वीजा एग्जेम्पशन एंड फॉरेस्ट ऑफिस कंसल्टेशन। ठीक है, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि जनरली MOUs ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, तो हम लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है। बस आपको मॉरिटानिया की फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशंस के बारे में जानना है। ये याद रखिएगा, मॉरिटानिया की जो कैपिटल है वो नौकाचोट है। ठीक है, नौकाचोट कैपिटल है मॉरिटानिया की, और जो प्रेसिडेंट है मॉरिटानियन वो है मोहम्मद ओल्द चेक गुजोनी। मोहम्मद ओल्द चेक गुजोनी ये प्रेसिडेंट है मॉरिटानिया के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ये बात आपको याद रखनी है, इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ये क्या करेगा? ये ट्रेड में बढ़ावा देगा, कल्चरल को प्रमोट करेगा, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करेगा, एजुकेशनल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेगा। तो ये कॉपरेशन बढ़ाएगा बिटवीन इंडिया एंड तुर्की है। ठीक है, तो अब हम लोग टर्की के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया कि इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च किया गया है, और आपको ये देखना है कि कहाँ लॉन्च किया गया है। तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, कन्फ्यूज़ ना होइएगा कि न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। जर्मनी के साथ इंडिया ने लेबर मोबिलिटी पैक्ट साइन किया है। देख लेते हैं क्या है इसका पर्पस। तो इसका पर्पस यही है कि जितने भी लेबर हैं उनकी मोबिलिटी एनहांस हो सके, जो भी उनका मूवमेंट है वो फैसिलिटेट हो सके। ठीक है, तो फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्किल्स बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। तो ये हल्का सा याद रखिएगा कि इंडिया और जर्मनी के बीच लेबर मोबिलिटी पैक्ट साइन हुआ है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जमाइका की, क्योंकि अभी जमाइका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आएंगे। तो देख लेते हैं जमाइकन प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंड्रयू होलनेस। एंड्रयू होलनेस जो है ये पहली ऐसी बायलैटरल विजिट है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका टू इंडिया। तो पहले ऐसे ये जमाइकन प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंड्रयू होलनेस, जो इंडिया की विजिट पे है। क्या है पर्पस ऑफ विजिट, ये क्या करेगा, आपसी रिश्तों को मजबूत करेगा, बायलैटरल ट्राइज को स्ट्रेंथन करेगा, साथ ही साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये पहली विजिट है एंड्रयू होलनेस की इंडिया में। ठीक है, एंड्रयू होलनेस की पहली विजिट है इंडिया में। 4 सी जो डिफाइन करते हैं इंडिया जमाइका रिलेशंस, कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरेबियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जमाइका की फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो जमाइका की जो कैपिटल है वो है किंगस्टन, ये आप देख रहे हैं किंगस्टन जमाइका की कैपिटल है। जमाइका के साउथ में है कैरेबियन सी, तो ये पूरा का पूरा ये क्या है, कैरेबियन सी है। ठीक है, ये पूरा कैरेबियन सी है। और यहाँ पे अगर आप बड़े मैप में देखें तो यहाँ कहीं पे जमाइका है। ये अभी हम लोग बड़े मैप में भी देखेंगे, यहाँ हमने आपको सिर्फ एक उनकी पॉलिटिकल बाउंड्री बताने के लिए यूज किया है ये वाला मैप। तो देख लीजिए यहाँ पे किंगस्टन इनकी राजधानी है और ब्लू माउंटेन पीक यहाँ की हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ब्लू माउंटेन पीक याद रखिएगा। ये मैक्रोस्कोपिक मैप है, आप यहाँ से अच्छी तरीके से देख सकते हैं एक्चुअली में जमाइका कहाँ पे है। तो जमाइका ये है पूरा। ठीक है, हमने अभी माइक्रोस्कोपिक मैप लास्ट स्लाइड में देखा था, ये जमाइका है, पूरा फुल मैप है। इसके ऊपर देखिए नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स है, वेस्ट में मैक्सिको है, और ये पूरा सेंट्रल अमेरिका है। ठीक है, पूरा सेंट्रल अमेरिका है, मेक्सिको है, बेलीज है, होंडुरास है, निकारागुआ है, पनामा है। साउथ में कैरेबियन आइलैंड है। ठीक है, सॉरी कैरेबियन सी है, साउथ में कैरेबियन सी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बात। और एकदम इमीडिएट नॉर्थ में क्यूबा है। ठीक है, इमीडिएट नॉर्थ में क्यूबा है, इमीडिएट नॉर्थ में क्यूबा है। नॉर्थ ईस्ट में हेटी है, जहाँ कुछ दिन पहले ही एक ऑपरेशन किया गया था, जहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था। आप उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो कि हेटी में हुआ था। हेटी की कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस, पोर्ट ऑ प्रिंस ये। ठीक है, और फार नॉर्थ ईस्ट में है डोमिनिकन रिपब्लिक, इधर है प्योर्टो रिको। ठीक है, ये सब भी हल्का सा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हम हो गई हमारी जमाइका की पॉलिटिकल कंडीशन की कहाँ कहाँ पे वो किससे किससे बॉर्डर्ड है या किससे किससे सराउंडेड है। तो यहाँ पे हमने देखा ये कैरेबियन सी है, ये जमाइका है, जमाइका के जस्ट ऊपर क्यूबा है, क्यूबा के नॉर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स है, जमाइका के नॉर्थ ईस्ट में हेटी है, फार नॉर्थ ईस्ट में डोमिनिकन रिपब्लिक है, थोड़ा सा वेस्ट साइड ईस्ट साइड में पोर्टो रिको है, साउथ साइड में साउथ अमेरिका है, कैरेबियन सी को पार करने के बाद साउथ अमेरिका है, और फिर वेस्ट में पूरा सेंट्रल अमेरिका है, मेक्सिको, होंडुरास, बेलीज, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ठीक है, तो हल्का सा आप इस मैप को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हरिकेन मिल्टन से रिलेटेड। तो हरिकेन मिल्टन कहाँ पे आया है, ये यूएस का एरिया है, टैम्पा बे रीजन, वहाँ पे आया है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी 5 में है, जहाँ पे इनकी जो विंड की स्पीड के डिपेंडेंट होती है हरिकेन कैटेगरी। तो हरिकेन मिल्टन जो है वहाँ उसकी स्पीड है 265 किलोमीटर पर आवर या 165 माइल्स पर आवर इनकी स्पीड है। आपको स्पीड तो नहीं याद रखनी है, बस ये याद रखिएगा हरिकेन मिल्टन कहाँ पे आया है, तो यूएस रीजन में ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट मुर्मू जी की। तो प्रेसिडेंट हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो स्टेट विजिट पे हैं, कहाँ कहाँ पे, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी में, बिटवीन अक्टूबर 13 टू अक्टूबर 19 2024। ठीक है, तो ये पहली ऐसी विजिट होगी जिसमें कोई इंडियन हेड ऑफ स्टेट अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी विजिट करेगा। ठीक है, तो ये ऐसी पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी की स्टेट विजिट की है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं किससे किससे क्या क्या टॉक्स होंगी। तो अल्जीरिया में ये मिलेंगी प्रेसिडेंट अब्दुल माजिद टेबोन से, मॉरिटानिया में प्रेसिडेंट साहिबा मिलेंगी प्रेसिडेंट मोहम्मद ऑल शेख एल गुजानी से, और मालावी में ये मिलेंगी प्रेसिडेंट लाजरूस मैकार्थी चकवेरा से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्जीरिया के बारे में। ठीक है, ये पूरा जो मैप दिख रहा है आपको, ये पूरा अल्जीरिया का मैप है। ठीक है, नॉर्थ में शुरू करते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट जो है अल्जीरिया बाउंड्री शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, ये आपको नॉर्थ वेस्ट एकदम नॉर्थ में दिख रहा होगा, मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री शेयर करता है पूरा ये अल्जीरिया, ये अल्जीरिया की बाउंड्री है। ठीक है, ये रेड रेड जो दिखा रहे हैं आपको, ये अल्जीरिया की बाउंड्री है, और यहीं पे अल्जीरिया की कैपिटल भी है। ठीक है, यहीं पे अल्जीरिया की कैपिटल आपको अल्जीयर्स दिख जाएगी। ठीक है, ये अल्जीयर्स दिख जाएगी। अब हम लोग अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो नॉर्थ ईस्ट में है ट्यूनीशिया,
ट्यूनीशिया से बॉर्डर शेयर करता है अल्जीरिया। फिर ईस्ट में है लिबिया, ये आपको लिबिया दिख रहा होगा प्रॉपर एकदम ईस्ट में। साउथ ईस्ट में है नाइजर, साउथ वेस्ट में है माली, वेस्ट में है वेस्टर्न सहारा, और नॉर्थ वेस्ट में है मोरक्को। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में है मोरक्को, और नॉर्थ में तो इमीडिएट नॉर्थ में हमने देखा क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, ट्यूनीशिया से, लीबिया से, नाइजर से, माली से, और वेस्टर्न सहारा से, मोरक्को से। ठीक है, तो ये हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख ली। इनकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है बिटवीन मोरक्को एंड ट्यूनीशिया। ये मोरक्को है और ये ट्यूनीशिया है, इनके बीच में अल्जीरिया है। ठीक है, ये लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, याद रखिएगा। ठीक है, अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो अल्जीरिया है। इनके जो अल्जीरिया है यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है और सहारा डेजर्ट का कुछ पार्ट यहाँ पे आता है, और ये इंटीग्रल पार्ट है मागरेब रीजन का। मागरेब रीजन का ये इंटीग्रल पार्ट है। नेबरिंग कंट्रीज हमने देखी, लीबिया है, माली है, मॉरिटानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, ट्यूनीशिया है, और वेस्टर्न सहारा है। तो आपको ये बात तो याद रखनी है कि अल्जीरिया किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही साथ मॉरिटाइम बाउंड्रीज भी देखनी है कि मेडिटेरेनियन सी के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है वो है एटलस माउंटेन्स। कई बार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एटलस माउंटेन्स कहाँ पे स्थित हैं। और जो अल्जीरिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ताहत। माउंट ताहत एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। ठीक है, एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। माउंट ताहत के नॉर्थ में है हॉगर माउंटेन्स। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, हॉगर माउंटेन्स। ठीक है, एटलस माउंटेन्स हो गया, हॉगर माउंटेन्स हो गया, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट ताहत हो गया, जो कि एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो ये बात याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है अल्जीरिया से। ठीक है, बात कर देख लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो द टेल है यहाँ पे। द टेल क्या है, ये फर्टाइल हार्टलैंड है जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन और बड़ी बड़ी सिटीज़ लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बीच का जो हिस्सा है ये टेल है, ये बीच का हिस्सा, और ये थोड़ा सा नॉर्थ का हिस्सा, इसको टेल नाम से जाना जाता है। ठीक है, द टेल एटलस इंक्लूडिंग जेबेल बाबोर इज डोमिनेंट नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रीजन। ठीक है, तो ये टेल जो है ये एटलस माउंटेन के साथ एक प्रॉपर हाई प्लेट्यू बनाता है। ठीक है, फॉर्म करता है। सहारा एटलस इंक्लूड्स कौसार, अमोर एंड आउल नेल मैसिव्स, रिसीव्स मोर रेनफॉल एंड इंक्लूड्स गुड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, तो इतना आपको याद नहीं रखना है। साथ ही साथ कुछ वाटर कोर्सेज हैं, ये भी आप याद मत रखिएगा। एक्सट्रीम एलिवेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे शो मेलहरीन का। ठीक है, शोट मेलहरीन का यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है हमने आपको बताया माउंट ताहत है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड, अल्जीरिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछी जाएगी तो आप इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। बस आपको या तो ये पूछेगा कि अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, तो अल्जीरिया से आपको पता होना चाहिए। अल्जीरिया में माउंटेन्स कौन कौन से हैं, तो अल्जीरिया में दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। एक तो एटलस माउंटेन्स है और एक हॉगर माउंटेन्स है। और सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है अल्जीरिया का, तो माउंट ताहत है, ये हमने देखा। और बाउंड्री किससे किससे शेयर करते हैं, ये तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। ट्यूनीशिया से, लीबिया से, नाइजर से, माली से, मॉरिटानिया से, वेस्टर्न सहारा से, और मोरक्को से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो अल्जीरिया का फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशन है ये पूरी कंप्लीट होती है। मॉरिटानिया के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये मॉरिटानिया का आपको मैप दिख रहा होगा। सबसे पहले मॉरिटानिया की कैपिटल देख लेते हैं। तो मॉरिटानिया की कैपिटल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नोकाचोट। ठीक है, नोकचोट याद रखिएगा, नोकचोट जो है मॉरिटानिया की कैपिटल है। साथ ही साथ आपको और भी कंट्रीज और कैपिटल्स आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मॉरिटानिया की कैपिटल है नोकचोट। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया। ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। बॉर्डर किससे किससे शेयर करती है, तो वेस्ट में ये पूरा जो है, ये पूरा वेस्ट में जो है ये अटलांटिक सी है। ठीक है, वेस्ट में अटलांटिक सी है। नॉर्थ में सहारा माउंटेन्स है, ये देखिए नॉर्थ में वेस्टर्न सहारा है, नॉर्थ में वेस्टर्न सहारा है पूरा, ये नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्न सहारा है। नॉर्थ ईस्ट में अल्जीरिया है, अल्जीरिया भी हमने देखा था। ठीक है, अल्जीरिया है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अल्जीरिया है। ईस्ट और साउथ ईस्ट में माली है, ये जो पूरा है ये माली का रीजन है। ठीक है, ये माली का रीजन है। और साउथ वेस्ट में सेनेगल है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, साउथ वेस्ट में सेनेगल है। सेनेगल की कैपिटल क्या है, डकार। यहाँ पे ये डकार इनकी कैपिटल है। यहाँ पे ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती है मॉरिटानिया में, तो बिधान और हाराटिन ट्राइब्स पाई जाती हैं। ठीक है, बिधान और हाराटिन ट्राइब्स पाई जाती हैं मॉरिटानिया में। और ये पूरा सहारा डेजर्ट है, देखिए सहारा डेजर्ट ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं मॉरिटानिया की फिजिकल लोकेशन। तो मॉरिटानिया बॉर्डर शेयर करती है नॉर्थ वेस्ट में अल्जीरिया से, ईस्ट में माली से, साउथ ईस्ट में भी माली से, साउथ वेस्ट में सेनेगल से, और वेस्ट में अटलांटिक सी से, और नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्न सहारा से। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको।
एक इंपॉर्टेंट रिवर जो बहती है मॉरिटानिया में वो है सेनेगल रिवर, ठीक है। ओनली मेजर रिवर विच फॉर्म्स बॉर्डर विद सेनेगल, तो ये सेनेगल रिवर आपको दिख रही होगी, ये एकमात्र रिवर है जो मॉरिटानिया, जो कि डेजर्ट रीजन है ऑलमोस्ट पूरा, इससे गुजरती है, ठीक है। मॉरिटानिया से एकमात्र रिवर गुजरती है जिसका नाम है सेनेगल रिवर, और ये बॉर्डर भी बनाती है बिटवीन सेनेगल एंड मॉरिटानिया, ठीक है। मॉरिटानिया ये इसकी नोक चोट जो है मॉरिटानिया की कैपिटल है। ये हमने मॉरिटानिया के बारे में पूरी चीजें देख ली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मालावी के बारे में कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करेंगे और पॉलिटिकल बाउंड्रीज की चर्चा करेंगे। तो आप मालावी को देख रहे होंगे, इनका ज़्यादा एक्सटेंट नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा एक्सटेंट है मालावी का, ठीक है। मालावी का नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा एक्सटेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है मालावी। तो मालावी जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तंजानिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये तंजानिया है, ठीक है, ये पूरा तंजानिया है। फिर वेस्ट में या सॉरी ईस्ट में मोजाम्बिक के साथ, साउथ ईस्ट में भी मोजाम्बिक के साथ, साउथ में भी मोजाम्बिक के साथ, और साउथ वेस्ट में भी मोजाम्बिक के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो मोजाम्बिक ने अच्छा खासा घेर लिया है मालावी को, ठीक है। और वेस्ट में फिर जाम्बिया है, ठीक है। तो ये 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है मालावी, जाम्बिया वेस्ट में, मोजाम्बिक ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में तंजानिया, ठीक है। तो ये हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख ली मोजाम्बिक की। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है या कैपिटल कौन सी है मालावी की? तो मालावी की कैपिटल है लिलॉन्गवे। लिलॉन्गवे जो है कैपिटल है, लिलॉन्गवे कैपिटल है मालावी की, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फॉर्मर नेम क्या है मालावी का? न्यासा लैंड। और लोकेशन क्या है? तो ये लैंडलॉक कंट्री है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में। हमने बॉर्डर देखे, वेस्ट में कौन है? जाम्बिया है, तंजानिया नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है, मोजाम्बिक ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब हम लोग बात करते हैं कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो मालावी जो है ये कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड है, इसका सी से कोई भी एक्सेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन बॉडी ऑफ वाटर है लेक मालावी, विच इज 3rd लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। ये बात याद रखिएगा, ये लेक मालावी है, मालावी में ही लेक मालावी है। और दूसरा लेक जो है वो है लेक मालाम्बो और लेक चिलवा, ये भी 2 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस में ऐसी चीजें बहुत पूछता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लेक मालोबे और लेक चिलवा भी कहाँ है? मालावी में है, ठीक है। मालावी किसके के साथ बाउंड्री बनाता है? तो मालावी तंजानिया के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। मालावी तंजानिया के साथ बाउंड्री बनाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिजियोग्राफिक रीजन्स क्या क्या है यहाँ पे? तो ग्रेट रिफ्ट वैली है, सेंट्रल प्लेट्यू है, हाईलैंड रीजन है और आइसोलेटेड माउंटेन्स है। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है यहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ से साउथ पूरी ग्रेट रिफ्ट वैली है, जो कि होस्ट करती है लेक लाइक मालावी। साउथ में शीरे रिवर है, साउथ में आपको ये शीरे रिवर देखेगा, जो कि फ्लो करती है सदर्न एंड ऑफ द लेक से, ठीक है। सदर्न एंड ऑफ द लेक से फ्लो करती है, सदर्न, यहाँ ये लेक मालावी है, यहाँ पे एंड होता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट शीरे रिवर निकलती है और नीचे जाम्बेजी रिवर को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। नीचे जाम्बेजी रिवर को ज्वाइन कर लेती है, जो कि जाम्बिया से बहती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, शीरे रिवर, ठीक है। शीरे रिवर के बारे में ध्यान दीजिएगा। लोवेस्ट पॉइंट क्या कहाँ है यहाँ पे? तो शीरे रिवर पे ही लोवेस्ट पॉइंट है, जंक्शन ऑफ शीवे रिवर एंड मोजाम्बिक बॉर्डर एट 37 मीटर। तो यहाँ पे मोजाम्बिक बॉर्डर है और ये शीरे रिवर है, यहीं पे क्या है? यहीं पे यहीं पे क्या है? लोवेस्ट पॉइंट है मालावी का, ठीक है। प्लेट्यूज और माउंटेन्स कौन कौन से हैं? तो नाइका प्लेट्यू है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, नाइका प्लेट्यू कहाँ पे है? तो नाइका प्लेट्यू यहाँ पे है, मालावी में है, ठीक है। नाइका प्लेट्यू मालावी में है, याद रखिएगा। और यहाँ पे नाइका नेशनल पार्क भी है, ये देखिए, यहीं पे ये प्लेट्यू है और यहीं पे नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और शीरे हाईलैंड से, जहाँ पे शीरे रिवर निकलती है वही शीरे हाईलैंड से। नोटेबल पीक्स कौन कौन सी हैं? जोम्बा प्लेट्यू और मुलांजे मैसिव। जोम्बा प्लेट्यू और मुलांजे मैसिव जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली ज़ाम्बिया के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल बाउंड्री एंड एंडिंग विद नोटेबल पीक्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। लिलोंग्वे क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी सिटी और कैपिटल रिवर भी है, ठीक है। और लेक मालावी रिवर के बारे में देखा, जो कि बाउंड्री पे है मालावी और तंजानिया के। कुछ और रिवर्स लेक के बारे में देखा था, लेक मोलोम्बे और लेक चिल्वा के बारे में देखा था। शीरे रिवर के बारे में देख लिया हम लोग ने, और ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में देख लिया।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल अफेयर सेक्शन से, जहाँ पे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंड हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनाडा का बार बार ये कहना कि इंडियन अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट है उनके कैनेडियन सिटीजन्स के असैसिनेशन में, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को फायर कर दिया गया है, एक्सपेल कर दिया गया है। तो हमारे लिए मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भले ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो, पर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कनाडा की लोकेशन देख लेनी है, फिजिकल लोकेशन, पॉलिटिकल लोकेशन देख लेनी है, और अंदर जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है कनाडा के, हमको उसको देख लेना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, यूपीएससी में तो ऐसा पूछा ही गया है कि जो भी कंट्रीज़ के साथ कुछ भी हमारा चल रहा है, हमारे रिलेशंस कैसे भी चल रहे हैं, हमारे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है या प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, स्ट्रेंड हो गए हैं, तो उनमें पॉसिबली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कनाडा की फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशंस देख लेते हैं। तो ये कनाडा को देखें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, ये पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, मेक्सिको नहीं दिख रहा है बस, ठीक है। तो ये जो येलो जो शेडेड पोर्शन है, येलो ग्रीन ऑरेंज में, ये आपका कनाडा है, ठीक है, कनाडा है। शुरुआत करते हैं नॉर्थ से। तो नॉर्थ में इनके आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। फिर अगर हम लोग मूव करें, हम लोग अगर क्लॉकवाइज मूव करें तो ईस्ट में ग्रीनलैंड है, नॉर्थ ईस्ट में इनके ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के साथ ये मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, ग्रीनलैंड के साथ मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं कनाडा। फिर फर्दर ईस्ट में मूव करें तो लैब्राडोर सी आ जाता है। फर्दर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करें तो नॉर्थ अटलांटिक सी आ जाता है। और फर्दर अगर हम पूरा मूव कर जाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो साउथ में तो पूरा यूएसए ही है, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, और नॉर्थ वेस्ट में यूएसए है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में ये देखिए बाउंड्री अलास्का से यहाँ पे बाउंड्री टच हो रही है। तो इसकी लोकेशन हमने देख ली, सिर्फ एक ही कंट्री से ये लैंड बॉर्डर शेयर करती है, बाकी मैरीटाइम बाउंड्री ये ग्रीनलैंड से भी शेयर करती है या डेनमार्क से भी शेयर करती है, ठीक है। तो लोकेशन देख लेते हैं। ऑक्यूपाइज मच ऑफ नॉर्थ अमेरिका, शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद कंटिग्यूअस यूएस टू द साउथ एंड अलास्का टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अलास्का यूएसए का पार्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में भी और साउथ में भी यूएस इनसे लैंड बाउंड्री टच करता है, ठीक है। अटलांटिक हमने देखा कहाँ पे है, अटलांटिक ईस्ट में है, पैसिफिक ओशन वेस्ट में है, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है, ये देखिए आर्कटिक ओशन हो गया, ये अटलांटिक ओशन हो गया, और इधर वेस्ट में हम जाएं तो ये वेस्ट में ये पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है। मैरीटाइम बाउंड्री विद फ्रांस, सेंट पियर एंड मिकुलन टू द साउथ ईस्ट में कुछ जगह है जो कि फ्रांस से बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा सा छिप गया है, ठीक है, छिप गया है इसलिए दिखा नहीं सकते हैं। हैंस बॉर्डर आइलैंड, जो कि ग्रीनलैंड में यहाँ पे हैंस बॉर्डर है, ये जो रेड आपको दिखा रहे हैं ये हैंस बॉर्डर है, यहाँ पे एक आइलैंड है हैंस बॉर्डर, यहाँ पे ग्रीनलैंड और मतलब डेनमार्क और कनाडा की बाउंड्री आती है। टोटल एरिया की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय टोटल एरिया है, आफ्टर रशिया, ठीक है, आफ्टर रशिया, रशिया के बाद ये सबसे बड़ी कंट्री है, और फोर्थ लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया अलोन, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स कंटेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, इनके पास सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है फ्रेश वाटर लेक्स का, आपको ये ध्यान देना है। और साथ ही साथ इनकी जो कोस्ट लाइन है, ये पूरी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट से जो लाइन इनकी है ये सबसे लंबी है, देख रहे हैं आप ऐसे ऐसे पूरी कोस्ट लाइन, यहाँ ये पूरी यहाँ तक ये ऐसे ऐसे पूरी कोस्ट लाइन इनकी सबसे लंबी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, ठीक है। लैंड बॉर्डर विद यूएस, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, ठीक है, लगभग 9000 किलोमीटर का, 8800 किलोमीटर का ये लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है जो कि कनाडा और यूएस के बीच बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कनाडा के बारे में देखा, पॉलिटिकल बाउंड्री देखी, फिजिकल लोकेशन देखी, कुछ और डीप में जाके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम लोग मेजर रिवर्स और मेजर लेक्स देखेंगे कनाडा की। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ पार्ट से, एकदम देखिए ये ग्रेट बियर लेक है, एकदम नॉर्दर्न पार्ट में ग्रेट बेयर लेक है, उसके साउथ में है ग्रेट स्लेव लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक के साउथ में है लेक अथाबस्का, लेक अथाबस्का में यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम एनरिच्ड ये लेक है। लेक अथाबस्का के जस्ट नीचे जस्ट साउथ में रेंडियर लेक है, ठीक है, रेंडियर लेक है। और फिर यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, यहाँ पे पूरे ग्रेट लेक्स हैं, कौन कौन से, ग्रेट लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरून, लेक एरी और लेक ओंटारियो, ठीक है। ये सारे के सारे शेयर किए जाते हैं बिटवीन यूएस एंड कनाडा, एक्सेप्ट मिशिगन, जो मिशिगन है, लेक मिशिगन है, ये वाला लेक मिशिगन है, ये एंटायरली यूएसए में है, ठीक है, ये एंटायरली यूएसए में है, आप ये बात याद रखिएगा। बाकी जो लेक्स हैं जैसे लेक सुपीरियर, लेक हुरून, लेक एरी और लेक एंटारियो, ये शेयर किया जाता है बिटवीन यूएस एंड कनाडा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनलैंड रिवर्स देखे, इनलैंड लेक्स देखे इनके, और जो शेयरिंग लेक्स हैं ये भी देख लिए। अब रिवर्स पे देख लेते हैं।
तो मेजर रिवर्स है यहाँ की मैकेंजी, ठीक है। ये देखिए, ये आप रुकिए, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको सही में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको मैकेंजी के बारे में। लेक मैकेंजी, सॉरी, रिवर मैकेंजी जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की, और ये कहाँ से निकल रही है, ये ग्रेट स्लेव से निकल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे निकली 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 और ये ब्यूफोर्ट सी में चली गई या आर्कटिक ओशन में गिर गई, ठीक है। तो ये आर्कटिक ओशन में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैकेंजी रिवर जो है ये स्टार्ट्स एट ग्रेट स्लेव लेक एंड फ्लोज इनटू आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये हमने पूरी इनकी जो लेंथ है वो देखी, ग्रेट स्लेव से निकल के आर्कटिक ओशन तक। इसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर है। सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ पे है, तो ये इस साइड में है, ठीक है। ये ईस्ट साइड में है जहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, जहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं। जो ग्रेट लेक्स हैं दे ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, ठीक है। और ये सेंट लॉरेंस रिवर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ आती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में आके गिरती है, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। सेंट लॉरेंस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेंट लॉरेंस जो है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ये सारे के सारे जो हैं ये फ्रेश वाटर लेक हैं। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरून, लेक एरी और लेक अंटारियो, ठीक है। इसके बाद कुछ अदर मेजर रिवर्स हैं जैसे चर्चिल रिवर, सेंट जॉन रिवर, ओटावा रिवर, सैंगवे रिवर, मैक्यून रिवर। तो ये सारी चीज़ें रिवर्स आपके सामने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, मैकेंजी रिवर और सेंट लॉरेंस रिवर। देख लेते हैं लेक्स के बारे में। तो वुल्स्टन लेक है, वुल्स्टन लेक है, ड्रेन्स इनटू बोथ हडसन बे एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेक यहाँ पे बनाए नहीं होंगे ये लोग क्योंकि वो बहुत ही इंटीरियर वाली चीज़ है। तो बस आप ये याद रखिएगा कि वुल्स्टन लेक कहाँ है, तो वुल्स्टन लेक कनाडा में है, ठीक है। वुल्स्टन लेक यहाँ पे है, कनाडा में है। ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव तो हमने आपको दिखाया है, ये ग्रेट बियर लेक है और इसके जस्ट साउथ में ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक है। बोथ एंक्लोज एंटायरली विद इन कनाडा। तो ग्रेट बियर लेक जो है कनाडा का लार्जेस्ट लेक है और ग्रेट स्लेव लेक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो बियर के जस्ट नीचे स्लेव है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज इंटरनेशनल अफेयर से है। निकारागुआ ने डिप्लोमेटिक टाइज कट कर दिए हैं अपने इजराइल के साथ अब अमिड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। जो इजराइल और हमास के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पैलेस्टीन को लेकर, उसके चलते क्या किया है, निकारागुआ ने अपना सारे डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए हैं इजराइल से, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। लीडरशिप मतलब प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे निकारागुआ के, तो डेनियल ऑर्टेगा प्रेसिडेंट है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डेनियल ऑर्टेगा जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब हम लोग निकारागुआ के बारे में कुछ फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशंस की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका में है। इसके जस्ट नॉर्थ में देखिए अगर तो होंडुरास है और साउथ में कोस्टा रिका है, ठीक है। नॉर्थ में होंडुरास कंट्री है और साउथ में कोस्टा रिका है। ईस्ट में कैरेबियन सी है, ये कैरेबियन सी आपको दिख रहा होगा, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो याद रखिएगा, मनागुआ, ठीक है, मनागुआ। लैंग्वेज क्या है, स्पेनिश है। प्रेसिडेंट हमने आपको बताया डेनियल ऑर्टेगा है, ठीक है। ये मैक्सिकन अंपायर, ये मैक्सिकन कॉलोनी थी एक टाइम पे, आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना आपको पूरा नहीं याद रखना, बस याद रखिएगा कभी किसी टाइम पे ये मैक्सिकन एम्पायर के अंदर आती थी, ठीक है। तो ये ऊपर नॉर्थ में होंडुरास है, साउथ में कोस्टा रिका है निकारागुआ के, ठीक है। और यहाँ पे इनकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है मानागुआ। थोड़ी सी फिजिकल लोकेशन भी देख लीजिए निकारागुआ की। ये इसकी कैपिटल है मानागुआ, और ये लेक निकारागुआ यहाँ पे डीपेस्ट लेक है या लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। और ये सैन जुआन रिवर है जो एक्चुअली कोस्टा रिका और निकारागुआ के बीच बाउंड्री बनाती है, ठीक है। सैन जुआन रिवर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस ये याद रखिएगा मस्कीटो कोस्ट यहाँ है, ठीक है। मस्कीटो कोस्ट कहाँ पे है, तो मस्कीटो कोस्ट निकारागुआ में है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में होस्ट किया जा रहा है। तो 2015 के बाद ऐसी पहली बार हुआ है कि 9 सालों में जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान विजिट करेंगे, ठीक है। ही इज़ द फर्स्ट एक्सटर्नल मिनिस्टर टू विजिट नेबरिंग कंट्री सिंस 2015, ठीक है। सिंस 2015, 2015 के बाद जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पहले व्यक्ति होंगे या पहले व्यक्ति गवर्नमेंट की तरफ से होंगे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ हमारे लिए ये ज़रूरी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें देख ली जाए।
तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करती है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये फॉर्म कब हुई थी? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में फॉर्म हुई थी, ध्यान रखिएगा। इससे पहले शंघाई 5 के नाम से ये जानी जाती थी, जब 5 देशों ने मिलकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1996 में, ठीक है। तो तब 1996 में चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था विद द सेम ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम था शंघाई 5। फिर इसी का नाम बदल के 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया, जब इसमें 1-2 मेंबर्स और इंक्लूड हुए, ठीक है। तो कौन कौन से मेंबर्स थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कंफ्यूज नहीं होइएगा सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है। फिर 2001 के बाद इनका एक्सपेंशन हुआ और मेंबर कंट्रीज ज्वाइन हुई। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। 2023 में ईरान ने ज्वाइन किया, जब इंडिया होस्ट कर रहा था। जब इंडिया होस्ट किया था पिछले साल, तब ईरान ने ज्वाइन किया था, ये बात याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जुलाई 2024 में बेलारूस ने ज्वाइन किया है। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग कौन है? तो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है, जो कि हर साल मिलती है, और इस साल ये लोग मिल रहे हैं पाकिस्तान में। इनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, जो कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये रैट्स जो इंस्टीट्यूशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली बॉडीज़ में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, उनमें जनरली टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रक्चर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, ठीक है। कुछ समिट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हुई है। तो 2024 की जो समिट हो रही है ये पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है। ये 25th समिट है, याद रखिएगा 25th समिट है, 2024 में हो रही है। थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग, स्ट्राइविंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये थीम है इस बार की 25th SCO समिट की, जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। इससे पहले पिछले साल इंडिया में हुआ था, और पहला SCO समिट जो हुआ था वो शंघाई चाइना में हुआ था 2001 में, ये भी बात याद रखेगा, ठीक है। तो पहला समिट हमने देखा, लेटेस्ट समिट देखा, और करंट समिट देखा कि कहाँ पे होगा, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इंडिया को हाल ही में सर्टिफाई किया है कि इंडिया में अब ट्रकोमा एलिमिनेट हो चुका है, इंडिया से ट्रकोमा एलिमिनेट हो चुका है, इस बात की जानकारी दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर एलिमिनेटिंग ट्रकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ट्रकोमा को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया से एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। इंडिया ज्वाइन कर रहा है नेपाल को, म्यांमार को और 19 अदर कंट्रीज़ को जिन्होंने ये माइलस्टोन टच किया है, ठीक है। ट्रकोमा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ट्रकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि होती है बैक्टीरियम क्लमीडिया ट्रैकोमाटिस से, ठीक है। क्लमीडिया ट्रैकोमाटिस से ये बीमारी होती है, ट्रकोमा होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आईलिड्स के इनर सरफेस पे हैं वो बहुत रफ हो जाते हैं, आंखों में बहुत दर्द होता है, कई बार तो कॉर्नियल डैमेज होकर ब्लाइंडनेस आ जाती है, ठीक है। अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये जो बीमारी है ये ब्लाइंडनेस तक पहुंच जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पुअर सैनिटेशन की वजह से, क्राउडेड लिविंग कंडीशंस की वजह से, इनएडिक्वेट क्लीन वाटर एंड टॉयलेट्स, क्लोज कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रेन स्पेशली फॉर वुमेन, ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं ट्रकोमा के। बचाया कैसे जाएगा? तो वही क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स हो, हाइजीन मेजर्स लिए जाएँ तो ये बीमारी से बचा जा सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएंगी, अजिथ्रोमाइसिन या ट्रॉपिकल टेट्राक्लिन, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं। ये हमने बात की ट्रकोमा की। अब बात करते हैं मार्बर्ग वायरस की। तो मार्बर्ग वायरस नया वायरस आउटब्रेक हुआ है कहाँ पे? रवांडा में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। मार्बर्ग वायरस कहाँ पे आया है? तो ये रवांडा में आया है। ये फिलोविरिड फैमिली के है, मतलब वायरस फैमिली का है, जिसकी इबोला वायरस का ये फैमिली, मतलब इबोला वायरस के ही पैथोजन ये इंक्लूड करता है, मार्बर्ग वायरस। इसकी पैथोजेनिक फैमिली इज सिमिलर टू इबोला वायरस। ट्रांसमिशन कैसे होता है? इनिशियल इन्फेक्शन फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद रोसेटस बैट्स, वही बैट से ट्रांसफर होता है। फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है थ्रू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स और कंटैमिनेटेड सर्विसेज, ठीक है। फिर सिम्टम्स होते हैं 2 से 21 दिन में, फिर फीवर आता है, हेडेक होते हैं, मसल एकेज होते हैं, और साथ मतलब जब एकदम
सिम्टम्स एकदम प्रोग्रेस कर जाते हैं, बहुत हाई लेवल पे आ जाते हैं, तो हेमोरैगिक सिम्टम्स होने लगते हैं। ठीक है, हेमोरैगिक सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि मार्बर्ग वायरस कहाँ पे आया है, तो रवांडा में आया है। अब हम लोग रवांडा की थोड़ी फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशन देख लेते हैं। ये रवांडा है, ये कंट्री है अफ्रीका में। तो ये लैंडलॉक नेशन है इन अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन्स ऑफ सेंट्रल या ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, ये सेंट्रल या ईस्टर्न अफ्रीका में लैंडलॉक नेशन है, याद रखिएगा, मतलब नो एक्सेस टू सी, रवांडा। ठीक है, नॉर्थ में देखिए तो नॉर्थ में है युगांडा। फिर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ईस्ट में आएंगे। अगर हम यहाँ से मूव किए ईस्ट में आए क्लॉकवाइज तो ईस्ट में है तंजानिया। फिर मूव किए ईस्ट क्लॉकवाइज में तो साउथ में है, साउथ में है बुरुंडी। और फिर फर्दर क्लॉकवाइज मूव करके वेस्ट में आए तो वेस्ट में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो आपको याद रखना है रवांडा किससे बाउंड्री शेयर करता है, कॉन्गो से, युगांडा से, तंजानिया से और बुरुंडी से। ठीक है, 4 ही देशों से ये बाउंड्री शेयर करता है। शेयर बाउंड्री विद बुरुंडी, तंजानिया, युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ की हाईएस्ट पीक है माउंट करिसिम्बी। ठीक है, माउंट करिसिम्बी यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ये बात याद रखेगा। ठीक है, माउंट करिसिम्बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये माउंट करिसिम्बी आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। माउंट करिसिम्बी हाईएस्ट पीक है रवांडा की। इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो लेक कीवू है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि कॉन्गो के साथ शेयर करती है। ठीक है, रवांडा कॉन्गो के साथ शेयर करती है लेक कीवू, ये एकदम बड़ा सा लेक कीवू है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेक कीवू कहाँ है, तो ये रवांडा का पार्ट है। ठीक है, कैपिटल रवांडा की है किगाली। यहाँ पे जो ट्राइब्स पाई जाती हैं वो बंटू ट्राइब्स हैं, साथ ही साथ हुतू, तुत्सी और त्वा ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, तो ये 4 ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हुतू और तुत्सी तो बहुत ज़्यादा वायलेंस में आपस में लड़ी भिड़ी रहती हैं। और रवांडा वायलेंस हुआ था, रवांडा जेनोसाइड 1993 का, अगर आपको पता होगा, जिसमें हुतू और तुत्सी ने आपस में बहुत ज़्यादा जेनोसाइड करे थे, एक दूसरे में बहुत ही वायलेंट एक दूसरे के प्रति अगेंस्ट किए थे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कल्चरल ग्रुप्स यहाँ पे कौन कौन है, हुटी हैं, तुत्सु हैं, त्वा हैं और बंटू हैं। रवांडा की कुछ स्पेशल रिवर्स देख लेते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है रुसीजी रिवर। ठीक है, रुसीजी रिवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या होती है, जो कि नाइल में ड्रेन करती है। ठीक है, दिस वाटरशेड रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 80% ड्रेन्स इनटू नाइल एंड 20% इनटू कॉन्गो वाया रुसीजी रिवर, ये बात याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ की है न्याय बोरांगो रिवर, न्याय बोरांगो रिवर, न्याय बोरांगो रिवर यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना रेलिवेंट है सिर्फ उतना ही याद रखना है हम लोग को। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पे कगेरा नेशनल पार्क है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कगेरा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये हल्का सा आप दिमाग में रखिएगा। 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग अभी हाल ही में यूएसए में होस्ट किया गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कौन सा एडिशन इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग का भी हाल ही में यूएस में होस्ट किया गया, तो 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग होस्ट किया गया। इसमें चेयर कौन थे, तो पीयूष गोयल साहब, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो, और उनकी काउंटर पार्ट जीना रायमांडो, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड स्टेट्स की जीना रायमांडो और पीयूष गोयल साहब ने मिलकर इसको हेड किया था, इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग को। ये कहाँ हुआ था, ये यूएसए में हुआ था, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फोकसिंग ऑन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो जो भी कमर्शियल रिलेशन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, बिजनेस को इम्प्रूव करना, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को एनहेंस करना, जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है उनको लेके कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखना, ये सारी बातें हुई हैं इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग में। और ये 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग था, जिसको चेयर किया गया था पीयूष गोयल जी द्वारा और जीना रायमांडो द्वारा। ठीक है, अब यहाँ बात हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कुछ फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशंस देख लेते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर ऐसी कंट्री बना है जिन्होंने हॉर्स रेसिंग को अबॉलिश किया है, हॉर्स रेसिंग को प्रोहिबिट कर दिया है 181 साल बाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा कि किस कंट्री ने क्या किया है, हॉर्स रेसिंग को प्रोहिबिट कर दिया है 181 साल बाद, तो वो कौन सी कंट्री है, वो है सिंगापुर। ठीक है, फाइनल रेस अभी 7 अक्टूबर 2024 को हुई थी। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि हॉर्स रेस कहाँ पे अब बंद हो गई है 181 साल बाद, तो ये सिंगापुर में हुई है। ठीक है, सिंगापुर का थोड़ा सा फिजिकल लोकेशन देख लेते हैं। ये नीचे इसके साउथ में इंडोनेशिया है और नॉर्थ में
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में पूरा मलेशिया है, ठीक है। मलेशिया को अलग कौन करता है सिंगापुर से? तो जौहर स्ट्रेट, ये बात याद रखिएगा, जौहर स्ट्रेट कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फेमस है वो तो मलाक्का स्ट्रेट है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देखिएगा, मलाक्का स्ट्रेट फेमस है, मलाक्का स्ट्रेट से जनरली क्वेश्चन भी आता है, लेकिन जौहर स्ट्रेट को भी ध्यान देना है आपको कि कैसे मलेशिया और सिंगापुर अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये सिंगापुर के कुछ सेंट जॉन आइलैंड से, ये सब इतना नहीं देखना है, बस आपको याद रखना है जौहर स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंगापुर की ज्योग्राफी में और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, प्रकाश मान सिंह राउत, ठीक है। प्रकाश मान सिंह राउत कहाँ के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो नेपाल के ये चीफ जस्टिस बने हैं। किसने अपॉइंट किया है? तो प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल ने इनको अपॉइंट किया है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ जो कि 5 अक्टूबर को रिटायर हो गए थे। इसके बाद प्रकाश मान सिंह राउत जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल बने हैं, ठीक है। नेपाल की ज्योग्राफी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वेस्ट से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न पार्ट में धौलागिरी है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट में धौलागिरी है, उससे हम लोग ईस्ट गए तो अन्नपूर्णा आया, अन्नपूर्णा से ईस्ट गए तो मनसालू आया, ठीक है, मनसालू आया। मनसालू से काफ़ी ईस्ट चले गए तब हमारे पास माउंट एवरेस्ट आया, ये माउंट एवरेस्ट हो गया। माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू आया, मनसालू नहीं मकालू आया, और मकालू के बाद कंचनजंगा आया, ठीक है। ऊपर चाइना है, नॉर्थ में चाइना है, साउथ में इंडिया है, ठीक है। ये तेराई रीजन है, ये यूपी बिहार का रीजन है, और इधर उत्तराखंड का रीजन है, इधर बिहार का रीजन है, ठीक है। ये पूरा बाउंड्री शेयर करते हैं हम लोग नेपाल से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है कि जो क्रम है, हिमालयाज का क्रम है या जो माउंटेन पीक्स का क्रम है, वो आपको याद रखना है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 79 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो 79 सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है उसमें सारे लोग मिलते हैं जनरल असेंबली के नाम पे, जहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, जो भी गहन मुद्दे हैं उन पे चर्चा की जाती है, इसको जनरल असेंबली कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है? ये यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हुई है जनरल असेंबली। कौन से नंबर की जनरल असेंबली है? तो 79 जनरल असेंबली है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? तो प्रेसिडेंट रहे हैं फिलिमोन यंग, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कैमरून के, ठीक है। फिलिमोन यंग याद रखिएगा, इसके प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के। 79 सेशन के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो फिलिमोन यंग है, जो कि कैमरून के प्राइम मिनिस्टर हैं। थीम क्या है जनरल डिबेट की? लीविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। बहुत अच्छा कीवर्ड्स हैं इसमें यूज़ किए गए हैं, आप इसको अपने डिस्क्रिप्टिव या मेंस आंसर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डिग्निटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। कौन कौन से की एग्रीमेंट्स अडॉप्ट किए गए हैं? तो पैक्ट फॉर फ्यूचर, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, ये 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, याद रखिएगा। आपसे यही पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें एग्रीमेंट्स अडॉप्ट नहीं किया गया है, तो 4-5 आपको एग्रीमेंट्स दे देंगे, उनके नाम दे देंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा नहीं अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का? तो 1945 में, 79 ईयर्स पहले, ठीक है। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में आपके लिए कैमरून का मैप लगा दिया है। थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आप लोग को प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे भी कैमरून के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फिजिकल लोकेशन देख लेते हैं। कैमरून नॉर्थ में देखते हैं, कैमरून के सबसे पहले तो नॉर्थ में तो चैड ही होगा, ठीक है। नॉर्थ में चैड है, नॉर्थ ईस्ट में भी चैड है, ईस्टर्न में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री है, साउथ में कॉन्गो है और गेबन है, ठीक है, और वेस्ट में नाइजीरिया है। तो हम लोग अगर क्लॉकवाइज जाएं तो पहले चैड आएगा, चैड के नीचे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कॉन्गो के वेस्ट में गेबन है, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये अटलांटिक है, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये नाइजीरिया हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मालदीव्स की। तो मालदीव्स के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब हैं वो मोहम्मद मुइज़, वो अभी इंडिया आए थे, तो उनके साथ कई समझौते किए गए हैं। इससे पहले रिश्तों में काफ़ी तनाव था, लेकिन अब ठीक हो रहे हैं रिश्ते, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो इंडिया मालदीव्स ने मिलकर क्या किया है? रुपए कार्ड को लॉन्च किया है और एयरपोर्ट को अपग्रेड किया है, ठीक है। तो कौन से एयरपोर्ट को अपग्रेड किया है? हनी माधू आपसे पूछा जाएगा कहाँ है, तो हनी माधू कहाँ है? मालदीव्स में, ठीक है। हनी
माधु मालदीव्स में, और रुपए कार्ड भी लॉन्च किया गया है मालदीव्स में, ठीक है। प्रेसिडेंट है मोहम्मद म्यूजू, ठीक है, मोहम्मद म्यूजू जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, ठीक है। थोड़े दिन पहले ये चाइना के गुण गा रहे थे, पर देखा इन्होंने कि भारत कितना उदार है, भारत ज़्यादा कूटनीति में विश्वास नहीं करता है, ज़्यादा इधर उधर में नहीं रहता है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो एथिकल चीज़ें हैं वही करता है, ठीक है। तो तब इनको रियलाइज़ हुआ कि भारत जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, तब इन्होंने ये आए हमारे यहाँ और कुछ समझौते साइन हुए हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ क्या हुआ है, मालदीव मॉनेटरी एग्रीमेंट अथॉरिटी के साथ आरबीआई ने 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया है, ठीक है। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट क्या है, करेंसी स्वैप की जाएगी, मतलब मालदीव की जो करेंसी है वो स्वैप कर दी जाएगी। जैसे आरबीआई है, आरबीआई के पास कुछ करेंसी होंगी, कुछ मालदीव की करेंसी होंगी, तो मालदीव्स को ये दे दी जाएंगी। 400 मिलियन डॉलर तक जो है ये आरबीआई करेंसी दे देगा इनको, मालदीव्स को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एग्रीमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2024 से 2027 तक ये सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क लगेगा, ठीक है। वैलिडिटी 2027 तक है। इसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी टू मालदीव्स इन टाइम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा तो क्या होगा, अच्छा यही होता है कि जो जिस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी है उसी में उसको हेल्प की जाए, ठीक है। अब इनके पास कोई और है, फिर ये डॉलर में कन्वर्ट करें तो इनके वैसे ही जो भी इनकी करेंसी है वो वैसे ही इतनी नीचे चल रही होगी, और डॉलर देने पे और गड़बड़ा जाएगा मामला, इसलिए फॉरेन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसके चलते क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी से ही हेल्प प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ करेंसी एक्सेस की बातें हैं। अब सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो ये 2012 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं उनको हेल्प की जाती है उनकी डोमेस्टिक करेंसी में। बेनिफिशियरीज कौन कौन है, तो जितने सार्क मेंबर्स हैं वो सारे बेनिफिशियरीज होंगे। कौन कौन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है अप टू $2 बिलियन, ठीक है, अप टू $2 बिलियन। मालदीव्स को कितना दिया गया है अभी हाल ही में, तो $400 मिलियन का ये साइन हुआ है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। अब मालदीव्स की बात आई है तो हम लोग मालदीव्स का भी थोड़ा सा फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो 21st आसियान इंडिया इकोनॉमिक अफेयर्स मीटिंग हुई है, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, और 12th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, ठीक है। 21st आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग है, और 12th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है, लाओ पीडीआर में, ठीक है। लाओ पीडीआर, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको लाओ बोलते हैं, ठीक है। LOAS को पूरा नाम है इनका, LAOS, तो S साइलेंट हो जाता है, LAO बोलते हैं लाओ। लाओ क्या है, लाओ आसियान चेयर फॉर 2024 भी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आसियान चेयर 2024 का कौन है, तो लाओ है, ठीक है, लाओ है, ठीक है। यहाँ से कौन गया था, भारत से कौन गया था इसमें प्रतिनिधित्व करने, तो यूनियन मिनिस्टर साहब है पीयूष गोयल साहब, जो कि इस मीटिंग में, इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किए थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल साहब ये गए थे, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। कौन सी मीटिंग अटेंड किए थे, तो अभी हमने देखा 21st आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स और 12th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। तो ये मीटिंग की बात हो गई। अब हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, लाओस के बारे में, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इनके यहाँ। तो यहाँ पे आप ये मैप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में आपको मैप दिख रहा है, ठीक है। शुरुआत करते हैं नॉर्थ से, नॉर्थ में चाइना है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ईस्ट में वियतनाम आया है, ठीक है। ये देखिए पूरा वियतनाम है, और ये पूरा वियतनाम है, पूरा क्लॉकवाइज गए। अब साउथ आ गया तो ये कंबोडिया है साउथ में, और वेस्ट में थाईलैंड है, ठीक है, वेस्ट में थाईलैंड है, और यहाँ म्यांमार है, ठीक है, यहाँ म्यांमार है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इनकी कैपिटल है वियन-3, कैपिटल कौन है, वियन-3 इनकी कैपिटल है, ठीक है। जो मेकोंग रिवर है ये ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे जाके ऐसे निकलती है, ठीक है। ये दो डिमार्केट करती है म्यांमार और लाओस को, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या करती है, कौन सी बाउंड्री बनाती है, मेकोंग रिवर मेकोंग बाउंड्री बनाती है बिटवीन म्यांमार एंड म्यांमार एंड लाओ, ठीक। यहाँ की हाईएस्ट पॉइंट है फोबिया यहाँ की हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आनम हाईलैंड्स है और आनम कॉर्डिलराज है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इधर फिर गल्फ ऑफ टोंकिन है, गल्फ ऑफ टोंकिन वियतनाम में है, ठीक है। वियतनाम के ईस्ट में ऑलमोस्ट ये गल्फ ऑफ टोंकिन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाओ का पूरा फिजिकल स्टेटस। ये आप याद रखिएगा, लाओ जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से लैंड से घिरी है, इसका कोई भी एक्सेस नहीं है सी पे या कोई भी वाटर बॉडी पे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी लाओ की।
बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो यहाँ ये जो बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसकी 9th एनुअल मीटिंग हुई है। 9th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई है, ठीक है। 9th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB कहाँ पे हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में ये 9th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुई है। थीम क्या रही है? तो थीम रही है बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव रही हैं? तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नर जो हैं शक्तिकांता दास साहब, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। फोकस क्या है? कैसे रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ठीक है। इंडिया का क्या रोल है AIIB में? तो इंडिया का रोल है कि ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। अभी ये सारी बातें हम लोग करेंगे। उज्बेकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब्दुल्ला एरिपोव हैं। कैपिटल कौन सी है? कैपिटल है ताशकंद। और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, ठीक है, उज्बेकिस्तानी सोम। सोम याद रखिएगा बस, ठीक है। कई कई बार करेंसी और नेशनैलिटी या करेंसी या नेशंस को मैच करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पहले AIIB के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उज्बेकिस्तान की फिजिकल लोकेशन देख लेंगे, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कब आया था? 2016 में बना था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बीजिंग, चाइना में है, ठीक है। टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल है 100 बिलियन। 100 बिलियन टोटल कैपिटल है, ठीक है। और हर इंसान, हर कंट्री को लगभग 20% पे करना है, ठीक है। हर इंसान, हर कंट्री को लगभग 20% पे करना है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? ऑब्वियसली चाइना है, जिसका पास 26.61% है। सेकेंड नंबर पे इंडिया है, जिसके पास 7.6% है, ठीक है। और उसके बाद रशिया है, जिसके पास 6.01% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। जर्मनी के पास 4.2 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नाम में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है तो सिर्फ एशियन नेशन से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि जर्मनी भी इसका हिस्सा है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पे है इंडिया। इंडिया की कितनी शेयर होल्डिंग है? तो 7.6 शेयर होल्डिंग इंडिया की है, ठीक है। रीजनल मेंबर्स वोटिंग पावर, जो रीजनल मेंबर्स हैं, एशिया के जो मेंबर्स हैं, उनके पास 75% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एशिया नाम नहीं है तो फिर कोई भी कितना भी वोट कर सकता है। 75% जो टोटल वोटिंग पावर है, क्योंकि ये रीजनल बैंक है इसलिए रीजन के पास ये पावर है, वोटिंग पावर है, ठीक है। सेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, वाटर है, अर्बन डेवलपमेंट है। ये सारे सेक्टर्स में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाम में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रयासरत है, ठीक है। कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर? एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वाटर, अर्बन डेवलपमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। टोटल लोन्स टू इंडिया, सबसे ज़्यादा लोन्स जो है इंडिया को गए हैं। लगभग 28% जो टोटल AIIB के लोन्स हैं वो इंडिया पे आए हैं, ठीक है। इंडिया को सबसे ज़्यादा लोन मिला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अंतर्गत। एनुअल मीटिंग कहाँ कहाँ हुई है? तो बीजिंग में 2016 में हुई थी, जेजू में 2017 में, मुंबई में भी हो चुकी है 2018 में, लग्जमबर्ग मतलब एशिया से बाहर 2019 में, वर्चुअल हुई थी 2021 में, और अब हो रही है 2024 में उज्बेकिस्तान में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन इंडिया का देख लेते हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ AIB लोन्स। हमने अभी देखा लगभग 28% जो है इंडिया के पास लोन आया है AIIB का, ठीक है। तो लगभग 28% जो है इंडिया के पास लोन है। कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये लोन देख लेते हैं। तो ये लोन यूज़ हो रहा है बैंगलोर की मेट्रो बनाने में, गुजरात की रूरल रोड्स में, आंध्र प्रदेश के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को डेवलप करने के लिए यहाँ पे AIIB का लोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटिंग राइट्स देख लेते हैं। तो वोटिंग राइट्स हैं, हमने देखा था अभी, वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स के हिसाब से हैं। 26.61% जो है चाइना के पास है, इंडिया के पास 7.6% है, रशिया के पास 6.01% है, और जर्मनी के पास 4.2% है, ठीक है। रीजनल मेंबर्स के पास हमने देखा 75% वोटिंग पावर है, ठीक है। चलिए अब उज्बेकिस्तान के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की, जो कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच साइन हुई है। ध्यान दीजिएगा किसके किसके बीच साइन हुई है? तो इंडिया और UAE के बीच साइन हुई है। इसमें की चेंज आपको नोटिस करना है, क्योंकि की चेंज से ही अगर क्वेश्चन पूछना है तो की चेंज से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या किया गया है? आर्बिट्रेशन पीरियड को घटाकर 3 साल कर दिया गया है। पहले 5 साल था, वो घटा के अब 3 साल कर दिया गया है, ठीक है। ये आर्बिट्रेशन पीरियड है, मतलब आर्बिट्रेशन
के लिए जाया जा सकता है 3 साल बाद। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, दो देशों के बीच साइन होती है, दो देश आपस में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक दूसरे देश में। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के खिलाफ है, या कोई भी ऐसी ट्रीटी, कोई भी ऐसा प्रोविजन है इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का जो कि कंप्लाई नहीं कर रहा है ट्रीटी के प्रोविजन से, तो क्या होता है, आर्बिट्रेशन में चली जाती है केसेस। ठीक है, तब क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर के पास या इंडिपेंडेंट एडवोकेट के पास जाते हैं, जिसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जो दोनों पार्टियों की बातें सुनता है और एक इंडिपेंडेंट विचार अपना आगे रखता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन आगे रखता है। ठीक है, तो अब आर्बिट्रेशन की जो अवधि है वो 5 साल से घटा के 3 साल कर दी गई है। अब 3 साल के अंदर ही क्या हो सकता है, आर्बिट्रेशन पे के तरफ रुख किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है किसको, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को, शेयर्स को, बॉन्ड्स को। ठीक है, तो यही एक मेन जो है, यही की चेंज है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में, कि जो आर्बिट्रेशन पीरियड है वो 3 साल के अंदर अब अवेल किया जा सकता है 5 साल की जगह। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स कैन सीक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इफ डिस्प्यूट्स आर अनरिजॉल्व विद इन 3 ईयर पीरियड। ठीक है, तो 3 साल तक क्या होगा, आपस में देखेंगे कि भाई बात सही निपट जाए, बात हो जाए, सारी चीज़ें निपट जाए। पर अगर नहीं होता है 3 साल के भीतर, तो क्या होगा, तो जो पार्टीज हैं वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को अप्रोच कर सकते हैं कि हमारी आप बात यहाँ पे संभालिए, और जो भी इंडिपेंडेंट फैसला होगा हम लोग को स्वीकार्य है। ठीक है, तो ये बात है की चेंजेस में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की, जो कि साइन हुई है इंडिया और यूएई के बीच। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि आईएमएफ ने जो लोन दिया है, $7 बिलियन का बेल आउट लोन दिया है, उसमें क्या किया गया है, उसमें टैक्स को बढ़ा दिया गया है 40% तक, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे हैं। ठीक है, तो आईएमएफ जब भी लोन देगा वो बहुत ही हार्श कंडीशनैलिटीज़ के साथ देगा, ऐसी कंडीशंस लगाएगा जो काफ़ी हार्श होंगी, जिनमें क्या है, जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनमें रोष व्याप्त होगा, जिसकी वजह से वो लोग विद्रोह करेंगे। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो बेल आउट है $7 बिलियन का, उसमें वो किस कंडीशन पे दिया गया है, तो वो 40% टैक्स बढ़ाने की कंडीशन पे ये बेल आउट दिया गया है, जिसकी वजह से वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, द टैक्स हाइक एम्स टू स्टेबलाइज इकोनॉमी अमिड सोरिंग इन्फ्लेशन एंड ड्विंडलिंग फॉरेन रिजर्व्स, पुशिंग बेसिक नेसेसिटीज आउट ऑफ रीच फॉर मेनी सिटीजंस। ठीक है, तो बस आप हल्का सा ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो टैक्स है, वहाँ पे जो कर की लागत है, उसको बढ़ा के कर दिया गया है लगभग 40% तक। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो $7 बिलियन का बेल आउट इसी कंडीशन पे दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक और मुल्क की, पड़ोसी मुल्क की, जिसका नाम है बांग्लादेश, जहाँ पे वैसे ही काफ़ी उपद्रव मचा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए एक संस्था बनाई है या एक कमीशन बनाया है। ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है बाय बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें टोटल मेंबर्स 9 हैं और चेयरपर्सन है इसके अली रियाज। ठीक है, अली रियाज इसके चेयरपर्सन होंगे, जो कि बांग्लादेशी अमेरिकन प्रोफेसर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको रिफॉर्म किया जाएगा, ताकि रिप्रेजेंटेटिव और इफेक्टिव डेमोक्रेसी लाई जा सके। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं है, वही फिर वही है, जहाँ पे रिलीजन हावी हो जाता है वहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये भी शरिया कानून लाएंगे जैसे पाकिस्तान में है। ठीक है, वैसे ही सारे ऐसे कानून आएंगे जो डेमोक्रेसी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। भाई स्वाभाविक है, आप 1971 की वॉर लीजिए, वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज थी वो राइज अप हो गई थी, जिसकी वजह से शरणार्थी जो है, रेफ्यूजीज जो है, इंडिया की तरफ आने लगे थे, और इंडिया को अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा क्या, मतलब भुगतान उसका देना पड़ा था। फिर जाके वॉर हुई, तब जाके इनके हिस्से हुए वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के। खैर ये मुद्दा अलग है और हम लोग फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ याद रखना है कि बांग्लादेश ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए कमीशन सेटअप किया है, जिसमें 9 मेंबर्स होंगे, और उस कमीशन के चेयरपर्सन है अली रियाज। ठीक है, अली रियाज। नेक्स्ट आते हैं चाइना की एनाकोंडा स्ट्रैटेजी पर। तो एनाकोंडा स्ट्रैटेजी अपना रहा है चाइना, किसके लिए, ताइवान के लिए, क्योंकि ये ताइवान को कंपेल करना चाहता है कि ताइवान जाके चाइना से मिल जाए। ठीक है, तो काफ़ी गहमा गहमी है दोनों के बीच, काफ़ी डिस्प्यूट है दोनों के बीच, आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो कोई बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लीजिए, ताइवान, ये जो पार्ट है ताइवान, चाइना के साउथ ईस्ट में है। चाइना के साउथ ईस्ट में कभी ये मेनलैंड का हिस्सा हुआ था, चाइना का हिस्सा हुआ करता था, पर 1949 में ये अलग हुआ, और तब से खींचतान जारी है। मतलब चाइना मानता है कि ताइवान हमारा ही हमारा ही एरिया है, पर ताइवान ये मानने को तैयार नहीं है। तो इसी के लिए ये चाइना ने एनाकोंडा स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसके चलते ताइवान को कंपेल किया जाएगा कि वो रीयूनिफाई हो जाए चाइना से। ठीक है,
तो ये एनाकोंडा स्ट्रैटेजी क्या है, ये देख रहे हैं आप ताइवान का फिजिकल मैप। तो इसके इर्द गिर्द क्या करेगी चाइना, अपने सी वेसल्स लगा दिया है, पेट्रोलिंग करता है, अपने नेवल थ्रेट्स देता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है, इकोनॉमिक प्रेशर डालता है। और आप जानते हैं एनाकोंडा क्या है, एनाकोंडा अजगर है। तो अजगर क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है और फिर मतलब फिर क्या करता है, फिर आपको स्वॉलो कर लेता है ना। एनाकोंडा ने ऐसा ही करा जा एनाकोंडा ऐसे ही करते हैं। तो ऐसी कुछ इनकी नीति है चाइना की। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर दिया जा रही हैं, उनकी इंकर्जन्स हो रहे हैं ताइवान वाटर्स में। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ब्लॉकेड किया जा रहा है, चाइना की तरफ से ब्लॉकेड किया जा रहा है, साइबर वॉरफेयर लॉन्च किया जा रहा है ताइवान पे, जिससे क्या हो रहा है, ताइवान बहुत ही अपने आप को थ्रेटेंड महसूस कर रहा है। ठीक है, तो ये चाइना की एनाकोंडा स्ट्रैटेजी जो है, ये ताइवान को रीयूनिफाई करने के लिए मजबूर कर रही है। तो अब हम लोग ताइवान के बारे में कुछ फिजिकल और पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। लोकेशन में सबसे पहले अगर आप राइट मेन में देखेंगे तो आपको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ताइवान से पास होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ताइवान से पास होता है। ठीक है, ताइवान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ताइवान की कैपिटल है तैपेई, जो कि नॉर्थ में है, ये देखिए आप, तैपेई है। ठीक है, नॉर्थ में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नॉर्थ से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे और आएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ में है ईस्ट चाइना सी। आपको शायद ये लगे कि ईस्ट चाइना सी ताइवान के ईस्ट में हो, नहीं, ये नॉर्थ में है। ताइवान के जो ईस्ट चाइना सी है वो ताइवान के नॉर्थ पार्ट में है। ठीक है, वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न पार्ट में पैसिफिक ओशन है, और साउथ ईस्ट पार्ट में फिलीपींस है। फिलीपींस है यहाँ पे कहीं। ठीक है, नीचे कहीं फिलीपींस है। और फिलीपींस और ताइवान अलग होते हैं लूजॉन स्ट्रेट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लूजॉन स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है, तो फिलीपींस और ताइवान को अलग करता है लूजॉन स्ट्रेट। याद रखिएगा, लूजॉन स्ट्रेट। ठीक है, फिर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते करते आते हैं साउथ चाइना सी पे। साउथ चाइना सी किस साइड है, तो साउथ वेस्ट साइड में है ताइवान के। ठीक है, और फिर वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट में ताइवान स्ट्रेट है, जो कि अलग करता है चाइना को ताइवान से। ठीक है, चाइना को ताइवान से अलग करने वाला ताइवान स्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ताइवान के बारे में देखा, फिजिकल लोकेशन के बारे में देखा, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, ईस्ट चाइना सी, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। यहाँ जो ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाइना ने अपनी 9 डैश लाइन खींच रखी, जहाँ पे काफ़ी विवाद है और उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं फिलीपीन से, वियतनाम से, मलेशिया से, हर किसी से जो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनसे चाइना की काफ़ी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है, आपको पता होगा। और ये साउथ चाइना सी बहुत ही ज़्यादा हॉट बेड है उन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का। तो उनमें से ताइवान भी है कि जिनके साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तो लोकेशन हमने देखा ईस्ट एशिया में है, ये ईस्ट एशिया में आता है। मेन आइलैंड लाइज बिटवीन ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी। ये देखिए, ये साउथ चाइना सी है और ये ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट चाइना है और साउथ वेस्ट में साउथ चाइना सी है, और इसके बीच में ताइवान है। ठीक है, बॉर्डर्स किसके किसके साथ है, यहाँ पे चाइना है, ये चाइना आपको दिखा है, वेस्ट में चाइना है, नॉर्थ में जापान है। ठीक है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में जापान है, और फिलीपींस साउथ में है। ठीक है, इधर ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे जापान हो गया, ईस्ट चाइना सी के ऊपर जापान हो गया, और यहाँ पे साउथ ईस्ट में फिलीपींस है। फिलीपींस किससे अलग होता है, लूजॉन स्टेट से अलग होता है। ठीक है, पहले कुछ पॉलिटिकल अगर हम बात कर लें इनके ताइवान की, तो जापानीज पहले कंट्रोल करते थे इनको, पहले जापान के कंट्रोल में था 1895 तक। ठीक है, 1895 में जापान के अंडर में आ गया था ताइवान। उसके बाद क्या हुआ, ये 1945 में चाइना के कंट्रोल में चला गया, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था और जापान ने सरेंडर कर दिया था। तब क्या हुआ था, रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कंट्रोल कर लिया था ताइवान को। फिर 1949 में रिवॉल्यूशन होता है कम्युनिस्ट पार्टी वाला, और ये ताइवान अलग हो जाता है। मतलब मेनलैंड तो अलग है ही है, मतलब ये उनकी सत्ता को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सत्ता है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तब से ये खींचतान जारी है। ताइवान को फॉर्मोसा के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम आपको पूरे वर्ल्ड मैप पे दिखा रहे हैं कि ताइवान की पोजीशन कहाँ है। तो ताइवान यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ताइवान स्ट्रेट है ना, ताइवान स्ट्रेट मेनलैंड चाइना और ताइवान को अलग करता है। तो उस स्ट्रेट का नाम फॉर्मोसा स्ट्रेट भी है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है, फॉर्मोसा स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट को फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो ताइवान का पुराना नाम क्या था, फॉर्मोसा नाम था। ठीक है, या उसको फॉर्मोसा नाम के से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फॉर्मोसा स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है, मेनलैंड चाइना को और ताइवान को। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है,
जो रेड कलर आपको दिख रहा है वो ताइवान, जो रेड एरो दिख रहा है ये ताइवान है, ठीक है। बहुत छोटा सा ताइवान है जिसके बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे है, वेस्ट बंगाल के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, है ना। तो ये ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे है, जैसे कि इंडिया के कुछ मिजोरम है, मिजोरम त्रिपुरा हो गया, ठीक है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये सारे जो सेम लैटिट्यूड पे है ताइवान के, ठीक है। तो ये बात हल्का सा आप ध्यान रखिएगा। ताइवान स्टेट के बारे में हमने देखा, लुजोन स्टेट के बारे में हमने आपको बताया कि सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम लुजोन फिलीपींस, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। सराउंडिंग सीज देखे हमने, साउथ चाइना सी टू साउथ वेस्ट, ईस्ट चाइना सी टू द नॉर्थ एंड फिलीपीन सी टू द ईस्ट, ये देखा। पेंगू आइलैंड्स हैं इनके अंदर, ठीक है, ताइवान स्टेट से नज़दीक है। और प्रटाज और टैपलिंग आइलैंड्स भी हैं। प्रटाज आइलैंड से भी काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद है, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है बिटवीन ताइवान एंड चाइना, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे अब हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स सम्मेलन में कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। तो ब्रिक्स सम्मेलन की हम लोग ने बात की थी अपने पुराने करंट अफेयर्स में, जहाँ पे हमने आपको बताया था ब्रिक्स समिट जो है रशिया में हो रहा है। हमने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी कि पहला कहाँ हुआ था, लास्ट कहाँ हुआ था, इंडिया ने कब कब होस्ट किया है, और ये सारी बातें हमने की थी अपने पुराने करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में। तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके ये चेकआउट कर सकते हैं आपकी ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। तो ब्रिक्स समिट जो कि कजान रशिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ यूनिक हैंडीक्राफ्टेड आर्टिफैक्ट्स दिए हैं कंट्रीज़ को या कंट्रीज़ के हेड को। तो देख लेते हैं किनको किनको क्या क्या गिफ्ट्स दिए गए हैं। तो सोहराई पेंटिंग दी गई है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। सोहराई पेंटिंग कहाँ की है, ये हज़ारीबाग झारखंड की है। इसमें जो है नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ करते हैं, इसमें ब्रश यूज़ होता है जो कि ट्विग से बने होते हैं, राइस स्ट्रॉ बने होते हैं और फिंगर से बने होते हैं। मोटिव्स यूज़ होते हैं एनिमल के, बर्ड्स के, नेचर के, साथ ही साथ अर्दी टोन्स यूज़ होती हैं इसमें, रिप्रेजेंटिंग फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो खैर आपको इतना फीचर्स नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि सोहराई पेंटिंग किसको दी गई है। तो ये व्लादिमीर पुतिन साहब को दी गई है। और ये कहाँ का है, कहाँ की है, इसका ओरिजिन कहाँ का है, तो इसका ओरिजिन है हज़ारीबाग झारखंड का। नेक्स्ट है मदर ऑफ पर्ल सी शेल वास। तो एक वास दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को, ईरान के प्रेसिडेंट को दिया गया है मदर ऑफ पर्ल शीशेल वास। ये कहाँ का ओरिजिन है, इसका कहाँ का ओरिजिन है, तो ये कोंकण रीजन को बिलोंग करता है, महाराष्ट्र की। जिसमें क्या होता है, केयरफुली सिलेक्टेड शी शेल्स को क्राफ्ट किया जाता है, शेप किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, नोन फॉर लग्जरी एंड एक्सक्लूसिविटी, ठीक है। तो ये हो गई बात मदर ऑफ पर्ल शी शेल वास की। इसके बाद वारली पेंटिंग दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को। तो वारली पेंटिंग कहाँ की ओरिजिन है, तो ये पालघर महाराष्ट्र की ओरिजिन है। इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स यूज होते हैं, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, लाइंस विच डिपिक्ट नेचर एंड डेली लाइफ। सीन्स यूज होते हैं डांसिंग से, फार्मिंग से, हंटिंग से। और ये ट्रेडिशनली क्रिएट किया गया था वर्ली वुमेन द्वारा ऑन मड वॉल्स, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा और साथ ही साथ गिफ्ट याद रखिएगा, उनके रेसिपिएंट्स याद रखिएगा और उनकी ओरिजिन याद रखिएगा। यहाँ हम कुछ बातें ब्रिक्स के बारे में देख लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना, थोड़ा सा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रखना हमारे लिए जो है लाभप्रद होगा। हो सकता है हमारे एग्जाम में इससे सवाल उठ जाए या पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बातें ब्रिक्स के बारे में। तो आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होगा। बी से ब्राज़ील होगा, आर से रशिया होगा, आई से इंडिया होगा, सी से चाइना होगा और एस से साउथ अफ्रीका होगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया ब्रिक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रिक्स, ठीक है। अब ब्रिक्स हो गया है तो ये फॉर्म कब हुआ था, तो ये 2006 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। 2006 में फॉर्म हुआ था। पर जब ये फॉर्म हुआ था तब ये एक ही ब्रिक था, एक ही ईटा था, ठीक है, एक ही ईटा था, ठीक है। उसके बाद 2010 में जब एस आया, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में, तब ये ढेर सारी ईट बन गया, ब्रिक्स बन गया, ठीक है। तब ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है, तब ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया था, तो 2010 में ब्रिक को ज्वाइन करके ब्रिक्स बना दिया था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो पहला ब्रिक्स समिट हुआ था वो रशिया में 2009 में हुआ था, ठीक है। 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था, ठीक है। हालांकि फॉर्मेशन जो हुआ था इनका ब्रिक्स का वो 2006 में ही हो गया था, लेकिन जो पहला समिट हुआ वो 3 साल बाद 2009 में हुआ, ठीक है। फिर इनका खुद का नया डेवलपमेंट बैंक आया जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो ये 2014 में आया था, ठीक है। 2014
2014 में आया था। ये डेवलपमेंट बैंक था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया था, सेटअप किया गया था। ठीक है, जो भी ब्रिक्स कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे उनको फाइनेंस करने के लिए जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक लाया गया था। ठीक है, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कब आया था? 2014 में आया था। ठीक है, 2014 में आया था। ठीक है, इसी तरीके से एक और अरेंजमेंट आया था जिसका नाम था ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ठीक है, कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ठीक है, कंटिजेंट मतलब कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है तो जो रिजर्व होता है उसको कंटिजेंट रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए था? ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता था ब्रिक्स कंट्रीज़ को टू मिटिगेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर्स। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर अभी श्रीलंका झेल रही है, तो अगर श्रीलंका ब्रिक्स का पार्ट होती तो ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के अंतर्गत उनको थोड़ी सी सहायता मिल जाती। ठीक है, तो छोटी छोटी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर्स हैं उनसे डील करने के लिए कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है आया है। ठीक है, ब्रिक्स का कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ठीक है, पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स का? तो कॉपरेशन और कंसल्टेशन करना ऑन सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो आपसी सहमति बनाना, कोई भी अहम मुद्दे हैं, आपस के जो मुद्दे हैं उन पे आपसी सहमति बनाना, उन पे आपसी भागीदारी करना, यही इनका मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं चेयरमैन और उनसे रिलेटेड थीम से। तो इस साल के जो चेयरमैन होंगे या इस साल की जो चेयर कंट्री होगी वो होगी रशिया। ठीक है, जो रशिया है वो 2024 ब्रिक्स की चेयरमैनशिप होल्ड करेगी। ठीक है, रशिया होल्ड करेगी, याद रखिएगा। कौन होल्ड करेगा? तो रशिया होल्ड करेगी 2024 की ब्रिक्स की चेयरमैनशिप। ठीक है, और इसी में इनको थीम भी आ गई है, तो थीम देख लेते हैं, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये इस बार की थीम होगी। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, 2023 में, मतलब पिछले साल जो होस्ट थे वो थे साउथ अफ्रीका, और पिछले बार की थीम थी बिल्डिंग अ रिजिलियंट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी बातें जान ली ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स की फॉर्मेशन ईयर क्या है। ठीक है, साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ, ब्रिक्स का पहला समिट कब हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब आया, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है, ब्रिक्स का पर्पस क्या है, इस साल का होस्ट और चेयरमैन कौन है, ठीक है, उनकी थीम क्या है, और पिछले साल का चेयरमैन और पिछले साल के होस्ट कौन थे। ठीक है, तो इसके बाहर हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, नए मेंबर्स को याद रखने के लिए आप ये याद रखिएगा। ठीक है, नए मेंबर्स को याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक बताई है? ICU। ठीक है, ICU। ठीक है, ICU। यू से क्या है? यू से UAE ने ज्वाइन किया है, ई से इथोपिया है, ई से इजिप्ट है, एस से क्या है? एस से है सऊदी अरेबिया, और आई से है ईरान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया ICU। जो नई मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं ICU, और जो जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया है वो है टीना, अर्जेंटीना। ठीक है, टीना ने ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करने से, इंक्लूड होने से मना कर दिया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा जो है ब्रिक्स के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं डीजी फ्रेमवर्क की। तो डीजी फ्रेमवर्क क्या है? ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया है। ठीक है, डीजी फ्रेमवर्क क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया। तो क्या करेगा ये? इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करेगा। इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए डीजी फ्रेमवर्क आया है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, याद रखिएगा। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें जापान है, और इसमें साउथ कोरिया है। 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इसमें डीजी फ्रेमवर्क में जो पार्टिसिपेट करेंगी, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया। फोकस एरियाज क्या रहेगा? तो 5G रहेगा, ओपन RAN रहेगा, सबमरीन केबल्स रहेंगी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, डेटा सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। कमिटमेंट क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, डीजी फ्रेमवर्क ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि US, जापान और साउथ कोरिया कमिटेड है इंडिया के विजन को सपोर्ट करने के लिए ऑफ हाई क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे ये समझ में आता है कि जो 3 कंट्रीज है US, जापान और साउथ कोरिया, वो इंडिया के हाई क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्राज़ील ने ऑप्ट आउट किया है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। तो ये डिसीजन लिया गया है ब्राज़ील द्वारा। आपको डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने ऑप्ट आउट किया है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील ने ये किया है। चोज नॉट टू जॉइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
तो ये ब्रिक्स में दूसरा मेंबर है। इससे पहले इंडिया ने ऑलरेडी बॉयकॉट कर रखा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। ब्रिक्स जो कि एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिको इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। उसमें इंडिया ने पहले ही BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बॉयकॉट किया था। अब इसके बाद ब्राज़ील ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ऑप्ट आउट किया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा का ये डिसीजन था, ये बात याद रखिएगा। BRI आई थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी चाइना द्वारा 2014 में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में काम करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।